सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो हम पढ़ रहे थे पीजीबीपी। तो पीजीबीपी का एक बार ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार इतना डीप में नहीं जाते आज रिवीजन के लिए, तो ऊपर से। तो सेक्शन नंबर 28 में हमने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने एक पूरी लिस्ट देखी थी, जिसमें हमारा था एक प्रॉफिट एंड गेन, एक्सपोर्ट। अगर कोई एक्सपोर्ट के बिजनेस में कोई एसएससी, तो उसके इंसेंटिव जो मिल रहे हैं उसको पीजीबीपी हेड में अपन टैक्सेबल कर देंगे। उसके बाद में कोई टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन हुआ तो उसकी वजह से कोई कंपनसेशन मिल रहा, वो पीजीबीपी में आ जाता था। इन्वेंट्री इनटू अपने कैपिटल असेट में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो उसका एफएमवी। उसके बाद में कोई भी हमको बेनिफिट और परक्विजिट मिला, कन्वर्टेबल इनटू कैश और काइंड, तो उसको हम पीजीबीपी हेड में ले लेंगे। उसके बाद में सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन जो भी पार्टनर को मिल रहा है उसकी पार्टनरशिप फर्म से, तो वो पीजीबीपी इनकम हो जाएगा उसके लिए। उसके बाद में कोई एसोसिएशन है, तो एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही, तो वो पीजीबीपी हेड में आ जाएगा एसोसिएशन के। उसके बाद में जो नॉन कम्पीट फीस है वो अपना पीजीबीपी इनकम आ जाएगा। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिला तो वो पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। और 35 एडी का कोई भी असेट बेचा तो वो अपना पीजीबीपी इनकम में आ जाएगा। उसके बाद में स्पेकुलेशन बिजनेस का अपने को प्रॉफिट और लॉस अलग ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि अपने को सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पर्पस के लिए ये स्पेकुलेशन का बिजनेस का लॉस अपने को अलग लगेगा, क्योंकि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन के प्रॉफिट के साथ ही कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ हो सकता है। उसके बाद हम आए थे सेक्शन नंबर 29 में, जिसमें हमने पढ़ा था कि पीजीबीपी का कंप्यूटेशन कैसे करना है। तो पीजीबीपी का कंप्यूटेशन करने के लिए अपने को सेक्शन नंबर 30 से चालू करना पड़ेगा और सेक्शन नंबर 43 तक सारे के सारे प्रोविजन कंप्लाई करने पड़ेंगे, तब अपन पूरा पीजीबीपी का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमने पूरा एडमिसेबल डिडक्शन पढ़ लिया था। तो एडमिसेबल डिडक्शन में सबसे पहले हम गए थे सेक्शन नंबर 30, जिसमें हमारा था रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग के रिलेटेड कोई भी खर्चे रहे तो अपने को अलाउड हो जाएंगे। उसके बाद में रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। रिपेयर्स, मेंटेनेंस, रिपेयर और इंश्योरेंस कोई रहा प्लांट एंड मशीनरी का, तो अपने सेक्शन नंबर 31 में उसका डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। उसके बाद में सेक्शन नंबर 32 देखा था डिप्रिसिएशन का, तो अपने को पुट टू यूज से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, मैंडेटरी कैलकुलेट करना है अपने को डिप्रिसिएशन। बिजनेस एंड पर्पस की प्रोफेशन के लिए वो एसेट यूज होना चाहिए खुद, या फिर खुद अपने पास ओनरशिप होनी चाहिए, मतलब एसेट के पास ओनरशिप होनी चाहिए, वो फुल्ली और पार्टली ओनरशिप रह सकती है। उसके बाद में हायर परचेस रहा तो हायर परचेस जिस दिन अपने पास एसेट है उस दिन से अपन डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। बेनिफिशियल ओनर रहा तो फिर भी अपने को डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेसर, लीजिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो लेसर उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। स्टैंड बाय इक्विपमेंट, फायर एक्सटिंग्विशर और मशीनरी स्पेयर्स के ऊपर रेडी टू यूज या पुट टू यूज दोनों सेम स्टेट में होता है, तो रेडी टू यूज से भी हम ये तीनों एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन अपने को ब्लॉक ऑफ एसेट के कंसेप्ट से अपने को पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था डिप्रिसिएशन के रेट और डिप्रिसिएशन कौन से ब्लॉक में डिवाइड होते हैं। तो अपने को ब्लॉक चेक करने के लिए सेम रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होना और सेम क्लास ऑफ एसेट होना, उसके बेसिस पे हम पूरे एसेट क्लासिफिकेशन करते हैं। जो कौन सी मेथड यूज होना आपने डिप्रिसिएशन में, तो कोई भी एसएससी रहो उसको डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करना है। पर कोई एसएससी ऐसा है जो जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, तो उसको एसएलएम भी फॉलो कर सकता है वो, और डब्ल्यूडीवी भी फॉलो कर सकता है, ये उसकी चॉइस, पर्सनल चॉइस। उसके बाद में हम रेट पढ़े थे, रेट पढ़ने का डिप्रिसिएशन का ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट देखा था हमने, और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो अपने को सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लेना है, उसके बाद में जो एक्वायर किया हमने उसका वो ऐड कर देना पड़ेंगे, जो सोल्ड कर दिए उसका सेल्स वैल्यू ऐसे माइनस कर देना पड़ेगा, एक अमाउंट आ जाएगा। उसके ऊपर अपने को डिप्रिसिएशन रेट से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो अपने रेट है उसके हिसाब से। उसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि जो एसेट है अपना वो 180 दिन से कम यूज हुआ है या 180 दिन से ज्यादा यूज हुआ है फाइनेंशियल ईयर में। तो 180 दिन से अगर कम यूज हुआ होगा तो उसके ऊपर हम हाफ ईयर का डिप्रिसिएशन लेंगे। अगर कोई भी एसेट ऐसा है जो पुट टू यूज नहीं होगा तो उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, और जो बैलेंसिंग डब्ल्यूडीवी है उसके ऊपर हम पूरा डिप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ये हो गया था अपना ब्लॉक ऑफ एसेट का कंसेप्ट, और उसके बाद में डिप्रिसिएशन लेस करने के बाद अपना आ जाएगा डब्ल्यूडीवी। उसके बाद में हम एडिशनल डिप्रिसिएशन में गए थे, जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल करता है या फिर जनरेशन, टर्मिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट का। उसके बाद में अगर उसने 180 दिन से कम यूज किया हुआ एसेट तो उसको 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा, बचा हुआ 10% वो नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन सेकंड हैंड एसेट जो ऑफिस में, रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में अगर इंस्टॉल हो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। सेकंड हैंड कोई प्लांट एंड मशीनरी लिया उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। शिफ्ट क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट,
रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल के ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, और जिसके ऊपर 100% डिडक्शन अलाउ हो गया है वो असेट के ऊपर कोई अदर सेक्शन में, तो उसके ऊपर एडिशनल डिप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आए थे एक्चुअल कॉस्ट में। एक्चुअल कॉस्ट हर एक के केस में कैसे कैसे निकलती तो वो हमने पढ़ा था। अगर परचेस किया होगा तो परचेस प्लस एक्सपेंसेस टिल पुट टू यूज, तो इसमें इंटरेस्ट का खर्चा भी आ जाएगा। मेन अपने को याद रखना है कि कोई भी इंटरेस्ट हो जिसके जो हमने पुट टू यूज तक पे करा है वो इंटरेस्ट, इनकर किया है वो इंटरेस्ट, तो वो भी हम एक्चुअल कॉस्ट में ऐड कर लेंगे। उसके बाद में कोई भी बेनिफिट मिला है उस मतलब ट्रायल से कुछ प्रोडक्ट बनाया आपने और ट्रायल से वो प्रोडक्ट बनाया और हमने बेच दिया, तो उसके ऊपर का जो पैसा मिला आपने को वो अपने को लेस करना पड़ेगा, वो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। गिफ्ट व्हील में मिला है तो अपने को प्रीवियस ओनर का लेना पड़ेगा। बिल्डिंग के केस में ओरिजिनल कॉस्ट माइनस नोशनल रहेगा। अगर खुद का बिजनेस में ला रहे तो अपने को नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अदर कॉस्ट में अपने को एक्चुअल कॉस्ट लेना पड़ेगा। अगर कोई भी फॉरेन से असेट इंडिया में है तो फिर से अपने को डिप्रिसिएशन माइनस कर देना पड़ेगा। उसके बाद में साइंटिफिक रिसर्च रहा तो उसका नीला आ जाएगा। स्टॉक कन्वर्टेड इनटू कैपिटल असेट तो एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन लेना पड़ेगा। और ऐसे ही बाकी हमने केस देखी थी। उसके बाद में टर्मिनल डिप्रिसिएशन का एक छोटा सा कंसेप्ट देखा था, जो सिर्फ एसएलएम बेसिस पे जो डिप्रिसिएशन क्लेम करता है उसको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो जो लॉस होता है वो अपन टर्मिनल डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जो प्रॉफिट होता है एसएलएम में एसेट बेचने का जो प्रॉफिट हो उसको बैलेंसिंग चार्ज बोलते हैं। और अगर ये प्रॉफिट अपने कॉस्ट से ऊपर चला गया, मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट से ऊपर भी चला गया, तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ले लेंगे। उसके बाद में अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32(2). इसमें अगर हमारा डिप्रिसिएशन ज्यादा रहा, प्रॉफिट से अपना डिप्रिसिएशन ज्यादा रहा, तो हम इसको बोलते हैं अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन। ये अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं हम। जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक ये कैरी फॉरवर्ड लेते चलो और चलते चलो। और उसके बाद में ये सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता, सैलरी से सेट ऑफ नहीं हो सकता और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद उसको करंट ईयर डिप्रिसिएशन, मतलब सीक्वेंस कैसा रहेगा अपने सेट ऑफ का, तो करंट ईयर डिप्रिसिएशन पहले माइनस कर दो, उसके बाद में बिजनेस लॉस माइनस कर दो, क्योंकि वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और उसके बाद में सबसे लास्ट में अपने को अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर देना पड़ेगा। अगर बिजनेस बंद भी हुआ तो अपने को अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन का कैरी फॉरवर्ड चलते रहेगा। उसके बाद में साइंटिफिक रिसर्च, कोई भी हमने साइंटिफिक रिसर्च के लिए खुद के इन हाउस रिसर्च के लिए खर्चा किया तो उसका 100% डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। फिर वो रेवेन्यू रहो या कैपिटल रहो या फिर किसी को पेड किया तो उसका भी 100% खर्चा अपने को अलाउड हो जाएगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट लिंक इंसेंटिव, जो स्पेसिफाइड बिजनेस में उसमें हमने इन्वेस्ट किया तो 100% कैपिटल असेट का, कैपिटल इन्वेस्टमेंट का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। उसकी एक लिस्ट देके रखी थी, वो एक बार पढ़ लो। अगर कोई बिजनेस रहा ऐसा रहा हो जो 35 AD में आपने, तो उसमें कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया हमने तो उसका अपने को डिडक्शन 100% डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद हम आए थे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 35D, तो अपने को 5 साल तक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अपने को डिडक्शन मिलने वाला है, 5 साल में इक्वली बांट देने का। उसके बाद हम आए थे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, इसका भी अपने को 5 साल डिडक्शन मिल जाएगा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। उसके बाद में सेक्शन नंबर 36 अदर डिडक्शन, जो कहीं भी नहीं लिखे वो अपने 36 में आ जाएंगे। 36 में आपने पूरी लिस्ट देके रखी है फिर से, तो आपने को एक बार पढ़ लेना है लिस्ट। और उसके बाद में हम आए थे जनरल डिडक्शन, जो अपना था सेक्शन नंबर 37, जो भी कहीं भी नहीं है, 36 तक भी नहीं है, पर वो रेवेन्यू नेचर के अपने बिजनेस में यूज हुए, होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुए और नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तो अपन ये एक्सपेंसेस का अपन डिडक्शन 37 के सेक्शन नंबर 37 में ले सकते हैं, जिसकी हमने एक पूरी लिस्ट देखी थी बड़ी। यहाँ तक हमने पूरा पढ़ लिया था। हमारा एडमिसिबल डिडक्शन का पूरा वो कंसेप्ट था वो यहाँ पे होता है खत्म। आज से हम चालू करने वाले इन एडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन नंबर 40। तो चलो सेक्शन नंबर 40 चालू करने से पहले सेक्शन नंबर 40A जो है उसमें थोड़ा सा आपको टीडीएस का नॉलेज लगेगा। टीडीएस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, तो एक बार टीडीएस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद में हम आ जाएंगे सेक्शन नंबर 40A में। तो देखो, पर्सन, कोई भी पर्सन है, उसको राहुल है, राहुल को पेमेंट करना है, राहुल को पेमेंट करना है। अब मैं एकदम लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जब टीडीएस पढ़ेंगे तब अपन पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पर जनरल एक बार रफ में समझ लो टीडीएस क्या होता है। तो देखो, जब पर्सन जो होता है, पर्सन मतलब चलो मैं मेरा नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेरे को राहुल को पैसे देने, राहुल को पैसे देने कोई भी चीज से रहो, मैंने राहुल से कुछ
परचेस किया हो या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट रहा, तो उसके वजह से मेरे को राहुल को पैसे देने, या फिर उसको लॉटरी लगी, राहुल को मैं लॉटरी बेच रहा हूँ, उसको और लॉटरी लगी, या फिर कमीशन देना हो, ब्रोकरेज दे रहा हूँ, कोई भी खर्चा मैं राहुल को दे रहा है, मतलब कोई भी पेमेंट मैं राहुल को कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या होता है टीडीएस में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एट सोर्स वो पैसा डिडक्ट किया जाता है। एट सोर्स मतलब जब वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब वो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जब वो इनिशिएट हुआ ट्रांजेक्शन तभी पैसा डिडक्ट करो, तभी पैसा डिडक्ट कर लिया, उसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। टीडीएस अब पूरा डिटेल में हम टीडीएस में पढ़ लेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, पर यहाँ पे जनरल अंडरस्टैंडिंग होना अपने को। तो देखो राहुल, अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये देखो मैं राहुल को पैसा दूंगा, राहुल की हो जाएंगी इनकम, समझो मैं उसको 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, 50 लाख रुपए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के मैं राहुल को दे रहा हूँ। राहुल अब ये 50 लाख रुपए पे टैक्स कैलकुलेट करेगा, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद वो गवर्नमेंट को पूरे के पूरे पैसे दे देगा, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देगा, इनकम टैक्स। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, एसके तू क्या कर, तू राहुल को पैसे देने वाला है, राहुल उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करने वाला है, और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद राहुल गवर्नमेंट को पैसा दे करने वाला है। तो एसके तू एक काम कर, राहुल का इनकम है ना, उसका इनकम वो कैलकुलेट कर लेगा, उसका इनकम वो कैलकुलेट कर लेगा। अब बहुत सारे पर्सन होंगे ऐसे जिससे राहुल को पैसा आ रहा होगा, तो उसका इनकम वो कैलकुलेट कर लेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर वो इनकम भी कैलकुलेट कर लेगा, उसके ऊपर वो टैक्स भी पे कर देगा गवर्नमेंट को। पर तुझे क्या करना है, मतलब गवर्नमेंट मेरे को बोल रहा है तुझे क्या करना है, तू 50 लाख रुपए दे रहा है ना, 50 लाख रुपए दे रहा है ना, उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंट तू काट ले, तू खुद ही काट ले। समझो अपन लेते 5 लाख रुपए काट लेते, समझो मतलब 10% अपन लेते, 50 लाख के ऊपर 10%, 5 लाख रुपए, इसका टीडीएस डिडक्ट करना है, इसका टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद ये जो पैसे है ना, ये गवर्नमेंट को दे दे, ये पैसे है ना तू गवर्नमेंट को दे दे। अच्छा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, राहुल का जो इनकम होने वाला है, राहुल का जो इनकम होने वाला है उसके ऊपर मैं टैक्स एट सोर्स डिडक्ट कर रहा हूं, टैक्स एट सोर्स डिडक्ट कर रहा हूं। अब इसके बदले में मैं क्या बोल रहा हूं उसको, तू मेरे से अब 45 लाख रुपए ले, 45 लाख रुपीज ले, 5 लाख तेरा टीडीएस है, 5 लाख रुपीज तेरा टीडीएस है, जो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, मैं तेरे बिहाफ पे गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। मतलब देखो एसके क्या कर रहा है, राहुल को 45 लाख दे रहा है, और जो 5 लाख रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट, तो ये देखो सर्विसेज जो भी होंगी तो वो 50 लाख की है, मेरे को तो 50 लाख की सर्विसेज, मेरा 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। पर कुछ पर्टिकुलर केसेस में अपने को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, जो सेक्शन देके रखे पूरे टीडीएस में। तो टीडीएस में 45 लाख का, समझो 45 लाख मैं उसको डिडक्टिंग, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस में उसको पेमेंट कर रहा हूँ, 45 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए, और जो 5 लाख रुपए बचे, 5 लाख रुपए में क्या करो, गवर्नमेंट को पैसे पे करो, ये 5 लाख रुपए में गवर्नमेंट को पे कर रहा हूं। अब देखो इसको तो 45 लाख रुपए मिले, इसको तो 45 लाख का चेक मिला होगा या फिर कैश मिला होगा, जो भी हो। अब 45 लाख रुपीज इसको मिले, क्या वो 45 लाख इनकम पकड़ेगा उसकी? नहीं, वो उसकी 50 लाख पूरी इनकम पकड़ेगा, उसकी 50 लाख पूरी की पूरी इनकम पकड़ेगा, और 50 लाख पे वो टैक्स कैलकुलेशन करेगा। टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद ये जो टीडीएस उसके बिहाफ पे मैंने टैक्स डिडक्ट करके रखा है, उसके बिहाफ पे मैंने टैक्स गवर्नमेंट को पे करके रखा है, मतलब राहुल के बिहाफ पे मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं। ये लो गवर्नमेंट, ये लो राहुल का टैक्स, ये लो राहुल का टैक्स, मैं राहुल के बिहाफ में आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट एज अ टैक्स आपको दे रहा हूं, आपको टैक्स दे रहा हूं। तो यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करेगा, समझो यहाँ पे उसका टैक्स आया 12 लाख रुपए, एग्जांपल ले रहे हैं, समझो उसका टैक्स आया 12 लाख रुपए, उसने पूरी इनकम, मतलब एसके की सिवा भी बहुत सारे लोग होंगे उसके पास, और उनकी इनकम उसको आई होंगी, और उसके ऊपर उसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज उसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। और उसके बाद ये उसने तो ऑलरेडी पे कर दिया, 5 लाख रुपए तो उसने ऑलरेडी पे कर दिया, भले वो मैंने पे किया पर राहुल के बिहाफ में पे किया, तो टैक्स उसका 5 लाख रुपए टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है। तो राहुल क्या करेगा, मैं 12 लाख यहाँ पे टैक्स नहीं पे करूंगा, हाँ, गवर्नमेंट बाबू नहीं, 5 लाख रुपए वो एसके ने दे दिए ना आपको, चलो 5 लाख रुपए ऐसे माइनस कर दो, 5 लाख रुपए माइनस कर दो, और जो बचा अपना 7 लाख रुपए
वो मैं आपको टैक्स पे कर दूंगा, वो मैं आपको टैक्स पे कर दूंगा। ये होता है जनरली टीडीएस का कंसेप्ट। टीडीएस जब चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन पूरा डीप में घुस घुस के पढ़ेंगे, पर इतना याद रखो कि क्या होता है, जो मैं मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी असेसी रहो, वो सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर रहा है, सामने वाले पर्सन को पेमेंट कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें से डिडक्ट कर लेता है और डिडक्ट करने के बाद सामने वालों को पेमेंट करता है। अब जो वो पर्टिकुलर अमाउंट उसने डिडक्ट करके रखी है, पर्टिकुलर अमाउंट उसने डिडक्ट करके रखी है, वो गवर्नमेंट को दे देता है, वो गवर्नमेंट को दे देता है और क्या बोलता है, ये लोग उस पर्सन के बिहाफ में मैं आपको टैक्स दे रहा हूँ, उस पर्सन के बिहाफ में आपको टैक्स दे रहा हूँ। अब ये इसका टीडीएस का फायदा क्या होता है, अगर गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि राहुल झोल कर सकता है, गवर्नमेंट को लग रहा होगा कि राहुल झोल कर सकता है, तो उसका 5 लाख रुपए टैक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास जमा है, तो उसका जो बचा हुआ है उसका ही गफला हो सकता है, बचा हुआ जो मतलब अमाउंट है, समझो 7 लाख रुपए, उसका ही वो कुछ तो भी फ्रॉड कर सकता है। जो 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट के पास तो आ गया है ना। बस इतना आप टीडीएस का समझ लो, टीडीएस में इतना ही काम का है, बाकी का हम टीडीएस में डीप में पढ़ लेंगे आराम से। बारिश का आवाज आ रहा हूँ ना, आपको नहीं आ रहा हूँ, क्या पता, समझ नहीं आ रहा मेरे को, यहाँ से मैं बोलते बोलते बारिश का आवाज भी आ रहा हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक में। चलो कोई बात नहीं, चलो जोर से बारिश चालू है यहाँ पे, लाइट भी जा रही है दिन दिन भर, क्या करें आप, जब तक लाइट है अपन पढ़ लेते। चलो अब हमारा फर्स्ट सेक्शन क्या है, टीडीएस तो हमने पढ़ लिया, टीडीएस का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि मैं किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देता हूँ। अब बात करते हैं इनएडमिसिबल डिडक्शन। इनएडमिसिबल डिडक्शन मतलब अपने को ये डिडक्शन अलाउ नहीं, अपने को ये डिडक्शन अलाउ नहीं। अब 40A1 क्या बोलता है, 40A1 मतलब पूरी सेक्शन 40 की जो सीरीज है उसमें हम इनएडमिसिबल डिडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो 40A1 क्या बोलता है, 40A भी याद रखा, अपने को क्लॉजेस याद रखने की जरूरत नहीं, वैसे तो सेक्शन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, पर एक अच्छा इंप्रेशन गिरता है जब कोई भी पेपर चेक करता है। समझो आपको किसी का पेपर मिला और उसने सेक्शन भी लिख के दिया हो, आप क्या बोलेंगे, हा क्या पेपर लिखा है, सेक्शन के साथ अपने को आंसर फेंक के मारा है उसने। तो यार सेक्शन लिखना वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है सामने वाले के ऊपर, जब मार्क देता है वो दिल खोल के मार्क दे देता है, तो अपने को सेक्शन लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम में लिखना अच्छा होता है। तो चलो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो तो मैं आपको बोलूंगा ही, वो याद कर लो, पर जो नहीं होता है वो उसका तो कुछ नहीं कर सकते अपन, पर एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट बिंदास लिख देने का। तो चलो इनएडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन नंबर 40A। अब एनी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू एनआर मतलब नॉन रेसिडेंट, एनी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू एनआर और फॉरेन कंपनी ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टिबल। टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था, टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था। मतलब यहाँ पे कोई भी मैं है, समझो मैं है एसएससी हूं, मैं एसएससी कोई एनआर को, नॉन रेसिडेंट है या फिर कोई कंपनी, नॉन रेसिडेंट है या फिर कोई कंपनी, उसको कुछ पैसे दे रहा है, पर टीडीएस के प्रोविजन के अंदर, टीडीएस के प्रोविजन के अंदर एक एनआर का तो एक पर्टिकुलर सेक्शन ही देके रखा है उन्होंने, शायद 194 पाया, तो उसमें जो भी पैसे हम एनआर को दे रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं, इंडिया के बाहर जो भी पैसे दे रहे हैं, उसके ऊपर हमको टीडीएस मतलब टीडीएस डिडक्ट करना कंपलसरी होता है। टीडीएस डिडक्ट करना हमने को कंपलसरी होता है, पर बाई चांस हमने इस अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे क्या लॉजिक होता है कि एनआरए मतलब नॉन रेसिडेंट है, वो इंडिया में टैक्स देगा नहीं देगा उसके भरोसे, अब उसको जाके हम पकड़ नहीं सकते, उसको जाके, क्योंकि ये मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, तो ये ऑब्वियसली बात है, उसमें हम रेसिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था कि इनकम जो इंडिया से दे रहा होता है सेक्शन नंबर 9 में शायद, तो एनआर को इनकम इंडिया से मिली तो उसके हाथ में इनकम होना, उसके हाथ में इंडिया की इनकम है, तो उसके ऊपर उसने टैक्स भी पे करना चाहिए, देखा जाए तो टैक्स भी पे करना चाहिए। पर बाई चांस उसने टैक्स पे नहीं किया, बाई चांस उसने टैक्स पे नहीं किया, तो हम उसको पकड़ नहीं जाएंगे क्या, गवर्नमेंट वाले यहाँ से नहीं जाएंगे ना, उनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए जितना खर्चा लगा उससे ज्यादा तो उनको जाने आने के लिए लग जाएगा। बात है कि नहीं, सच्ची बात है कि नहीं। तो एसके को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट एनआर को पेमेंट कर रहा है, तू खुद टीडीएस डिडक्ट कर और गवर्नमेंट को पैसे पे कर दे, पैसे डिडक्ट कर और गवर्नमेंट को पैसे पे कर दे। अब यहाँ पे एनी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू एनआर और फॉरेन कंपनी ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टिबल, मतलब अपने टीडीएस के प्रोविजन के अंदर, टीडीएस का जो प्रोविजन अपने पूरे टीडीएस सेक्शन की जो लिस्ट है उसमें एक सेक्शन अपना ऐसा है जिसमें अपने को एनआर के जो पैसे दे रहे उसके अंदर अपने को टीडीएस डिडक्ट करना है।
उसके अंडर अपने को टीडीएस डिडक्ट करना है, पर हमने 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 डिडक्टिबल, बट हमने क्या किया, टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड मतलब हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, टीडीएस डिडक्ट किया बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट अप टू द डेट ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम। अब देखो यहाँ पे मेरे को टीडीएस डिडक्ट करते गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। अब मैंने एक तो उसका टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, एक तो उसका टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, या फिर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को ही नहीं दिया। दो सिनेरियो, मतलब उसको पैसा देना है, उसको पैसा देना है टीडीएस के प्रोविजन के अंडर, उसका टीडीएस कट भी होना चाहिए, क्या टीडीएस कट भी होना चाहिए था। अब मैंने उसका टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, या फिर डिडक्ट किया पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया। एक तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, या फिर डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को पे नहीं किया, मतलब गवर्नमेंट को डिडक्ट किया ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिले, और डिडक्ट किया पर गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, फिर भी गवर्नमेंट को पैसे नहीं मिले, तो गवर्नमेंट का यहाँ पे दोनों तरफ से नुकसान है। तो जिस केस में अपने को गवर्नमेंट का नुकसान लग रहा है तो उसका अमाउंट अपन डिस अलाउ कर देंगे, उसका अमाउंट अपने को 100% डिस अलाउ हो जाएगा। मतलब समझो कोई एनआर है, उसको मैं 50 लाख रुपीस देने वाला हूँ, 50 लाख रुपीस देना है मेरे को, 50 लाख रुपीस देना है मेरे को। अब मेरे को यहाँ पे टीडीएस समझो 5 लाख रुपीस मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना था। अब मैंने ये टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं, मैंने उसको 50 के 50 लाख पूरे के पूरा अमाउंट दे दिया, या फिर टीडीएस डिडक्ट कर लिया, मतलब 45 लाख रुपए मैंने उसको दिया, 45 लाख मैंने उसको दिया, और जो 5 लाख रुपए मैंने डिडक्ट करके रखे एज अ टीडीएस मैंने डिडक्ट करके रखे, पर ये गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, ये मैंने गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, वो मेरे पास ही रख दिया, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फिर से नुकसान हो गया। तो दोनों केस में अमाउंट कितना डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा 50 लाख रुपीज डिसअलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा 50 लाख रुपीज डिसअलाउड हो जाएंगे। क्या बोला यहाँ पे, देन सच अमाउंट और पेमेंट 100% इज डिसअलाउड, मतलब पूरा का पूरा आपने टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया आपने, या फिर टीडीएस डिडक्ट किया आपने और गवर्नमेंट को जमा नहीं किया आपने, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको डिसअलाउ किया जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट आपको P&L में जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है उसमें एड बैक कर देना पड़ेगा और अपना प्रॉफिट बढ़ा लेना पड़ेगा वो अमाउंट से, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, अपना एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो रहा है, तो डिसअलाउ मतलब अपने को वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, वो वहाँ पे प्रॉफिट में अपने को ऐड करना पड़ेगा, मतलब अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो उसके ऊपर अपना टैक्स भी जाता है, मतलब जो अपना अलाउड होता है, मतलब अपन यहाँ से प्रॉफिट से अपन कम कर लेंगे, अलाउड होगा मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, डिसअलाउ होगा मतलब प्रॉफिट में बढ़ जाएगा, प्रॉफिट में बढ़ जाएंगे तो अपन टैक्स भी ज्यादा पे कर देंगे। तो देखो समझ में आया इतना कि अमाउंट अगर एनआर को या फिर फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हैं, एनआर को या फिर फॉरेन कंपनी को पे कर रहे हैं और उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, पर टीडीएस हमने डिडक्ट नहीं किया, टीडीएस हमने डिडक्ट नहीं किया, या फिर टीडीएस डिडक्ट किया पर गवर्नमेंट को हमने जमा नहीं किया अप टू द डेट ऑफ आरओआई, अप टू द डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। अब असीसी ने उसके रिटर्न फाइल करने तक, असीसी ने उसके रिटर्न फाइल करने तक, बात समझ लो। अब ऑडिट हो रहा है, समझो ऑडिट का, ऑडिट के केस में समझो नॉन ऑडिट का केस ही लेते, समझो इतना दिमाग मत लगाओ। जुलाई 31 जुलाई अपना रिटर्न ऑफ इनकम का ड्यू डेट होता है, रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट में मतलब जो भी एवाई है, एवाई अपना कौन सा है अभी 24-25, पीवाई कौन सा है 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 का रिटर्न, प्रीवियस ईयर 23-24 का रिटर्न अपन 24-25 में पे भर देंगे, और ये 31 जुलाई तक जाना चाहिए। तो 31 जुलाई तक गवर्नमेंट क्या बोल रही है तेरे को, हम 31 जुलाई तक, अब तूने 23-24 में अगस्त में कोई ट्रांजैक्शन हुआ एनआर के साथ, और अगस्त में मतलब क्वार्टरली रिटर्न जाता है समझो टीडीएस का, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सेकंड क्वार्टर में आपको डिडक्ट करना चाहिए था, पेमेंट मंथली होता है और रिटर्न क्वार्टरली जाता है टीडीएस का, टीडीएस में पड़ेंगे। तो समझो ये अगस्त का पेमेंट हमको सितंबर में करना चाहिए था, 7 सितंबर तक अपने को पेमेंट करना चाहिए था टीडीएस की ड्यू डेट, मतलब अगस्त में हमने अगर टीडीएस कट किया, अगस्त में हमने टीडीएस कट किया तो हमको 7 सितंबर तक उसका पेमेंट करने को होना, कोई भी मंथ रहो तो उसको 7 तारीख तक, मतलब मई में अगर डिडक्ट किया तो जून के 7 तारीख तक अपने को वहां पे टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। अब समझो 7 तारीख तक मैंने पे नहीं किया टीडीएस, पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, नहीं अपने को टीडीएस की ड्यू डेट नहीं लेनी, तू जिस दिन रिटर्न भरेगा उसकी ड्यू डेट ले, तू जिस दिन रिटर्न भरेगा उसके ड्यू डेट ले, और उस दिन तक अगर आपने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं किया तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट ये पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ इन द प्रीवियस ईयर। समझ में आया? 41
सॉरी 40A1, तो उसके बाद में 40A1A। इसमें क्या होता है देखो, एनी अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू रेसिडेंट मतलब हिंदुस्तान के निवासी को हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदुस्तान अपने भारत अपने इंडिया की जन्मभूमि में कोई भी आदमी जन्म लेता है तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे, मतलब 182 उसकी कंडीशन अपने रेसिडेंशियल स्टेटस के अंडर, और उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम पेमेंट कर रहे हैं तो अपना रेसिडेंट को पेमेंट हो रहा है। ऊपर नॉन रेसिडेंट, अपना यहाँ पे रेसिडेंट को पेमेंट हो रहा है। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे होंगे तो 100% डिसअलाउ। नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे होंगे और टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, फिर टीडीएस डिडक्ट नहीं करा या फिर टीडीएस डिडक्ट करा और गवर्नमेंट को जमा नहीं, तो 100% डिसअलाउ हो जाएगा, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। पर हम रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और वी ऑन विच टीडीएस इज डिडक्टेबल, बट फिर से वही कंडीशन, टीडीएस हमने डिडक्ट किया ही नहीं या फिर डिडक्ट किया पर गवर्नमेंट को हमने जमा नहीं किया, ड्यू डेट ऑफ ROI तक, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक हमने गवर्नमेंट को ये अमाउंट जमा नहीं किया, तो डिस अलाउंस कितना होगा, तो 30% ऑफ सच अमाउंट, 30% ऑफ सच अमाउंट और पेमेंट इज डिसअलाउ इन द प्रीवियस ईयर। कितना है यहाँ पे 30%, कितना है 30%। ऊपर कितना था, पूरा का पूरा था 100% ऊपर, एनआर को पेमेंट दे रहे होंगे तो 100%। पर अगर इंडिया का कोई पर्सन है, रेसिडेंट है और रेसिडेंट को हम पेमेंट कर रहे हैं, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था पर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या फिर टीडीएस डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को हमने जमा नहीं किया, तो वो अमाउंट का 30% यहाँ पे हो जाएगा डिसअलाउ। समझो, नितिन इंडिया का रेसिडेंट है और मेरे को उसको 50 लाख रुपए जमा करने, 50 लाख रुपए जमा करने और मैंने उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, पर मैंने गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, गवर्नमेंट को मैंने जमा नहीं किया। अब यहाँ पे अब ये रेसिडेंट है, अगर ये एनआर होता था तो 50 का 50 पूरा का पूरा 50 लाख रुपए डिसअलाउ हो जाता था और अपन प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हो। पर ये रेसिडेंट है तो अपने को ये अमाउंट का 30% हो जाएगा डिसअलाउ, ये अमाउंट का 30% हो जाएगा डिसअलाउ, मतलब अपने को 15 लाख रुपए हो जाएगा अपना डिसअलाउ, 15 लाख रुपीज अपना हो जाएंगे डिसअलाउ और 15 लाख रुपीज अपने को P&L में अपने ऐड बैक कर देना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में अपने ऐड बैक कर देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 30% ऑफ सच अमाउंट और पेमेंट इज डिसअलाउ इन द प्रीवियस ईयर, डिसअलाउ इन प्रीवियस ईयर। तो एनआर रहा तो 100%, रेसिडेंट रहा तो 30%। अब एक बात समझो, यहाँ पे आपको स्टार दिख रहे हैं, स्टार टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, यहाँ पे भी आपको स्टार दिख रहा है, स्टार टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। अब ये स्टार का क्या मतलब है रे भाई, इफ टीडीएस डिडक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर और टीडीएस डिपॉजिटेड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ ROI, मतलब ड्यू डेट के बाद हमने टीडीएस जमा कर दिया या फिर मतलब जमा ही कर दिया, डिडक्ट कर लिया होगा या फिर दोनों में से कोई भी कंडीशन थी, हमने ड्यू डेट के बाद कर लिया हो, सब्सिक्वेंट ईयर में किया या फिर ड्यू डेट के बाद कर लिया, मतलब अपने को 31 तक, यहाँ पे 31 तक अपने को टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था या फिर गवर्नमेंट को जमा करना चाहिए था। अब यहाँ पे हमने 1 अगस्त को हमने ये गवर्नमेंट को जमा कर दिया। 31 अपनी ड्यू डेट, रिटर्न ऑफ इनकम की ड्यू डेट जिसमें ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होता, तो हमने 1 अगस्त को ये अमाउंट गवर्नमेंट को जमा कर दिया, 1 अगस्त को हमने ये अमाउंट गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अब 31 को जब हम रिटर्न फाइल कर रहे थे, समझो नितिन की केस ले लो, तो यहाँ पे 15 लाख डिसअलाउ हो जाएगा, 15 लाख डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब देखो एसके और नितिन का ये जो ट्रांजेक्शन है, ये अगस्त 23 में हो रहा है, 23-24 अपना प्रीवियस ईयर, 24-25 अपना असेसमेंट ईयर, 24-25 अपना असेसमेंट ईयर है, समझो। अब देखो ट्रांजैक्शन अगस्त 23 में हो रहा है, प्रीवियस ईयर अपना 23-24, असेसमेंट ईयर अपना 24-25। इसका रिटर्न कब जाएगा नॉन ऑडिट के केस में 31 जुलाई 2024, यहां तक रिटर्न जाएगा। अब रिटर्न जाएगा तो यहाँ पे 31 को हम नेट प्रॉफिट पूरा कैलकुलेट कर लेंगे, पीजीबीपी के हिसाब से नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे समझो ये हमने पेमेंट कर लिया,
नितिन को पेमेंट कर लिया। अब यहाँ पे 15 लाख रुपीज डिसअलाउ हो जाएगा। 15 लाख रुपीज हमने हमारे नेट प्रॉफिट में ऐड बैक कर दिया एज ए डिसअलाउंस। डिसअलाउंस बोल के हमने 15 लाख रुपीज अपना ऐड बैक कर दिया। यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट जो आया वो बढ़ गया होगा ये 15 लाख की वजह से। 15 लाख की वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। इसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स भी बढ़ गया होगा, टैक्स भी बढ़ गया होगा और ये हमने बढ़े हुआ टैक्स हमने पे कर दिया। अब अपने को 1 अगस्त 2024 को समझ में आया कि भाई हमने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं किया। हमने ये जो टीडीएस है हमने ये गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं हुआ। अब हमने 1 अगस्त को हमने ये जो टीडीएस है ये गवर्नमेंट को जमा कर दिया। ये गवर्नमेंट को हमने जमा कर दिया, समझो गवर्नमेंट को हमने जमा कर दिया। अब सेक्शन क्या बोलता है, अच्छा तूने 23-24 में इसको डिसअलाउंस कर दिया, 23-24 में इसको डिसअलाउंस कर दिया, 15 लाख रुपीज तूने डिसअलाउंस कर दिया। अब क्या कर, जो नेट प्रॉफिट आएगा ना अगस्त सितंबर का, सॉरी अगस्त मतलब 24-25 का, प्रीवियस ईयर 24-25 का, असेसमेंट ईयर 25-26 का, यहाँ से ये 15 लाख रुपए तूने पिछले बार डिसअलाउ किए थे ना, पिछले बार डिसअलाउ किए थे, हाँ पिछले बार हमने डिसअलाउ किए थे भाई, अब इस बार तू अलाउ कर दे, इस बार तू अलाउ कर दे। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ टीडीएस इज डिडक्टेड इन सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट मतलब हमने 1 अगस्त को 31 के बाद हमने डायरेक्ट पेमेंट कर लिया, या फिर 1 अगस्त के मतलब 1 अगस्त एग्जांपल था, हमने ड्यू डेट के बाद, रिटर्न ऑफ इनकम के ड्यू डेट के बाद हमने कभी भी पेमेंट कर लिया, या फिर सब्सिक्वेंट ईयर में कभी भी पेमेंट कर लिया। अब अगस्त छोड़ो, ये अगस्त 25 में भी होता था, ये अगस्त 25 में भी हम पेमेंट होते थे, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में हम इसका डिडक्शन क्लेम कर लेते थे, प्रीवियस ईयर 25-26 में हम इसका डिडक्शन क्लेम कर लेते थे। तो इफ टीडीएस इज इन सब्सिक्वेंट ईयर और टीडीएस डिपॉजिट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ आरओआई अलाउड इन प्रीवियस ईयर ऑफ डिपॉजिट टू गवर्नमेंट, जिस साल मतलब 100% का तो समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा समझो। अपना कहा गया वो एनआर का एग्जांपल कहा गया, हाँ एनआर का 50 लाख रुपये यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा, तो 50 लाख रुपये डिसअलाउ हो गया और अगले साल हमने टीडीएस का पूरा पेमेंट कर दिया, तो पूरा का पूरा 50 लाख रुपीज अपने को उस साल, जिस साल हमने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर दिया, उस साल अपने को वो 50 लाख रुपीज अलाउ हो जाएंगे डिडक्शन। पर रेसिडेंट के केस में अपन 30% ही डिसअलाउ हो जाएगा, रेसिडेंट के केस में 30% डिसअलाउ हो गया, तो 30% हम ऐड बैक कर देंगे अपने प्रॉफिट में, जिस साल हमने टीडीएस गवर्नमेंट को जमा नहीं किया फिर डिडक्ट नहीं किया, उस साल हम 30% अलाउ कर देंगे हम प्रॉफिट में अपने। अब ये 30% डिसअलाउ हो गया। अब नेक्स्ट ईयर हमने टीडीएस का पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को, नेक्स्ट ईयर टीडीएस का पेमेंट कर दिया, तो ये जो 30% हमको डिसअलाउ हो गया था, ये 30% अपने को जिस साल हमने टीडीएस पे कर दिया गवर्नमेंट को, उस साल वो 30% अलाउ हो जाएगा एज ए डिडक्शन, अलाउ हो जाएगा एज ए डिडक्शन। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? अब बात करते हैं इफ अमाउंट पेड। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बहुत जोर से मेरे को एक डाउट आ गया, एक सवाल आ गया, अब समझो, अब समझो। मैं पेमेंट कर रहा हूं, वेकअप शीड को पेमेंट कर रहा हूं, मैं। तो देखो मैं रेसिडेंट है अपना, सिद्धांत नाम है उसका, सिद्ध को पेमेंट कर रहा हूं मैं इसको 50 लाख रुपीज का इसको पेमेंट कर रहा हूँ, 50 लाख रुपीज का पेमेंट कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर टीडीएस का रेट देखा जाए, टीडीएस का सेक्शन देखा जाए, तो समझो मेरे को 5 लाख रुपीज टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, 5 लाख रुपीज मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, 5 लाख रुपीज डिडक्ट करना चाहिए था। पर मैं पागल हूँ, मेरे को कुछ अकल नहीं थी, मैं अकल बेच के काम कर रहा था टीडीएस का। मैंने टीडीएस डिडक्ट कर दिया, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज टीडीएस डिडक्ट कर लिया, 2 लाख रुपीज टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब देखो करना चाहिए था तो 5 लाख करना चाहती ग्राइंड, मैं भी बैठा मस्ती में। अब देखो 5 लाख रुपए डिडक्ट करना चाहिए था, पर मैंने कितना किया, 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। 3 लाख रुपए मैंने अब तक गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, 3 लाख रुपए मैंने अब तक गवर्नमेंट को जमा नहीं किया। अब डिसअलाउंस कितना होगा भाई बताना, हाँ वो समझ रहा है तेरे को सेक्शन बता आप। तो देखो यहाँ पे क्या करती है गवर्नमेंट, मतलब कैलकुलेशन कैसे करता है। अब समझो अपने को ये 10% है 50 लाख का, तो अपने को 10% टीडीएस हमने डिडक्ट कर लिया, तो 10% मतलब 20 लाख के ऊपर हमने 10% डिडक्ट कर लिया है टीडीएस, 20 लाख के ऊपर 2% हमने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, मतलब
2 लाख रुपीज हमने गवर्नमेंट को जमा कर दिया, 2 लाख रुपीज हमने गवर्नमेंट को जमा कर लिया। 2 लाख गवर्नमेंट को जमा करने के बाद 2 लाख गवर्नमेंट को जमा करने के बाद 2 लाख का रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, मतलब 2 लाख किसका 10% है, 20 लाख का। मतलब गवर्नमेंट बोलती है चल 20 लाख तक का तूने खर्चा, तो उसके ऊपर तूने टीडीएस का प्रोविजन अच्छे से लगा दिया। 20 लाख का जो खर्चा है उसके ऊपर तूने प्रीवियस टीडीएस का प्रोविजन अच्छे से लगा लिया। जो बचा हुआ 30 लाख से, जो बचा हुआ 30 लाख से उसमें का तू 30%, उसमें का तू 30% डिसअलाउ कर दे, उसमें का तू 30% डिसअलाउ कर दे। मतलब 3 लाख का 30 लाख का 9 लाख रुपीज अपना डिसअलाउ हो जाएगा, 9 लाख रुपीज अपना डिसअलाउ हो जाएंगे और अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर देंगे। तो देखो समझो फिर से, देखो अपने को कितना पेमेंट करना था, रेसिडेंट है, रेसिडेंट है तो अपने को कितना पेमेंट करना था, 50 लाख रुपीज। 50 लाख के ऊपर अपने को टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, 5 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट को जमा नहीं किया। अब 5 लाख के बदले में हमने 2 लाख रुपए टीडीएस डिडक्ट किया और 2 लाख रुपए गवर्नमेंट को जमा कर दिया। 2 लाख रुपए हमने टीडीएस जमा कर दिया गवर्नमेंट को। अब देखा जाए तो 2 लाख रुपए किसके ऊपर है, मतलब 10% है, टीडीएस का ओरिजिनल रेट 10% है, तो 2 लाख रुपए जो है 2 लाख का रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, रिवर्स कैलकुलेशन कर लो तो 20 लाख के ऊपर 2 लाख रुपए हमने अच्छे से पे कर दिए। 20 लाख के ऊपर हमने 2 लाख रुपए अच्छे से पे कर दिए। अब जो बाकी के 30 लाख है, जो बाकी के 30 लाख है उसमें हमारा टीडीएस का कंप्लायंस नहीं हुआ, उसमें हमारा टीडीएस का कंप्लायंस नहीं हुआ है। तो टीडीएस का कंप्लायंस नहीं हुआ वहां पे, तो 30 लाख रुपए अब रेसिडेंट है तो जो अमाउंट के ऊपर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, जो अमाउंट के ऊपर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया उसका 30% अपने को डिसअलाउ हो जाएगा और 30% वो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को एड बैक करना पड़ेगा। इंटर लेवल पे इतने घुस घुस के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, फिर भी अगर बाई चांस आ गया नसीब से, अपने नसीब में आ गया अपने को ऐसा एकदम हार्ड क्वेश्चन, तो अपने को ये आना चाहिए। समझ में आया? जिस अमाउंट के ऊपर टीडीएस का प्रोविजन का जो टीडीएस का कंप्लाई नहीं हुआ है, जिस अमाउंट के ऊपर टीडीएस का कंप्लाई नहीं हुआ उसका 30% आपको डिसअलाउ कर देना पड़ेगा और अपना वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड बैक हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अपना ऐड बैक हो जाएगा। तो समझ में आया यहाँ तक? देखो अब नोट्स पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट। देखो, इफ अमाउंट पेड और क्रेडिटेड टू पी विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस देन सच, अच्छा अब समझो ये नोट्स जनरल नहीं है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वही एग्जांपल लेते हैं अपन। अपने को 50 लाख रुपीज लेने, 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपीज देने। अब 50 लाख का हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, ओके, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या फिर हमने टीडीएस डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, गवर्नमेंट को जमा नहीं किया। अब आप क्या बोलोगे, 50 लाख का 30% ले और अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड कर दे, और क्योंकि ये अपना डिसअलाउंस हो जाएगा, 30% इसका डिसअलाउंस हो जाएगा, 30% इसका डिसअलाउंस हो जाएगा, मतलब 15 लाख रुपीज अपने प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को ऐड करना पड़ेगा। हो गया? अब गवर्नमेंट बोलती है, ये अपना टीडीएस का कंसेप्ट क्या बताया था मैंने आपको, इसके नितिन के बिहाफ में टैक्स पे कर दे रहा है, इसके नितिन के बिहाफ पे गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, अब नितिन का तो ये इनकम हो गया, नितिन का तो ये इनकम हो गया, मैंने उसको 50 लाख पूरा का पूरा अमाउंट दे दिया, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया मैंने, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया मैंने। अब ये नितिन का 50 लाख रुपीज पूरा का पूरा इनकम हो गया, पूरा का पूरा इनकम हो गया। अब वो जब टैक्स कैलकुलेशन करेगा, मतलब नितिन अपना टोटल इनकम का कैलकुलेशन करेगा, उसके ऊपर वो टैक्स कैलकुलेशन कर लेगा, तो उसने क्या किया, 50 लाख रुपीज अपने इनकम में, जेन्युइन है उसका इनकम, जेन्युइन है उसका इनकम, 50 लाख रुपए उसने टोटल इनकम में बता दिया, 50 लाख रुपए उसने टोटल इनकम में बता दिया। अपना टैक्स कैलकुलेशन कर लिया उसने, 50 लाख का टैक्स कैलकुलेशन कर लिया उसने, और 50 लाख के ऊपर उसने टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा कर दिया, 50 लाख के ऊपर टैक्स भी उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, गवर्नमेंट को पे कर दिया उसने। अब देखो यहाँ पे सेक्शन क्या बोलता है, इफ अमाउंट पेड क्रेडिटेड टू पे, पेड क्रेडिटेड टू पे विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब मैंने इसको नितिन को पेमेंट कर लिया, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया क्या, नहीं, मैंने पूरा का पूरा अमाउंट 50 लाख रुपीज नितिन को दे दिया, टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं हुआ, टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट नहीं हुआ। अब देखो मेरे को, अब यहाँ पे आप क्या सोचोगे, अगर मैंने उसको 50 लाख रुपीज दे दिया, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, फिर टीडीएस गवर्नमेंट को डिडक्ट नहीं किया, तो 30% डिसअलाउंस हो जाएगा, 30% डिसअलाउंस हो जाएगा और हमने को प्रॉफिट एंड लॉस में अपने ऐड बैक कर देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर ये इनकम, ये 50 लाख रुपीज अगर नितिन ने उसने टोटल इनकम में कैलकुलेट कर लिया होगा, नितिन ने
उसके टोटल इनकम में वो कैलकुलेट कर लिया होगा, मतलब 50 लाख रुपीज उसने एज ए जेन्युइन इनकम उसके टोटल इनकम में बता दी होंगी, 50 लाख रुपीज उसने टोटल इनकम में बता दिया होगा, और उसने मतलब कंसिडर सच इनकम इन हिज टोटल इनकम, इन टोटल इनकम नितिन के टोटल इनकम में उसने कैलकुलेट कर लिया, उसके ऊपर टैक्स भी उसने पे कर दिया, उसके ऊपर उसने टैक्स कैलकुलेशन कर लिया, टैक्स भी पे कर दिया, और जो उसने रिटर्न ऑफ इनकम है उसका टैक्स पे कर दिया, और रिटर्न ऑफ इनकम है ये भी उसने फाइल कर दिया, तो हमारा डिसअलाउंस नहीं होगा। देन अमाउंट डिसअलाउ विल बी अलाउड इन द ईयर इन विच पेई फाइल द आरओआई, in which payee file the ROI, in which year payee file the ROI। अब देखो इसने अगर रिटर्न ऑफ इनकम पे कर दिया, रिटर्न ऑफ इनकम भर दिया, उसने टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया, टोटल इनकम में वो इनकम उसने ले भी दी, और टोटल इनकम का टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया, और उसने रिटर्न ऑफ इनकम भी पे कर दिया, गवर्नमेंट को रिटर्न ऑफ इनकम भी भर दिया, तो जो टैक्स अमाउंट है, जो डिसअलाउंस हो जाएगा, वो अलाउड हो जाएगा, मतलब 50 लाख रुपीज, सॉरी 30% अपने को लेना पड़ेगा। इन ईयर विच पेई फाइल द रिटर्न, इन ईयर इन विच पेई फाइल द रिटर्न, मतलब जिस साल उसने रिटर्न फाइल कर दिया, अब ये साल का रिटर्न उसने अगले साल फाइल कर दिया होगा, तो जो हमारा 15 लाख रुपीज है, 15 लाख रुपीज है, वो अपना एज ए डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, समझ में आया ये कंडीशन? देखो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। नितिन ने उसके टोटल इनकम में कंसीडर करना चाहिए, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना चाहिए, टैक्स गवर्नमेंट को पे करना चाहिए, और उसका जो रिटर्न ऑफ इनकम है उसको वो पे करना चाहिए, उसने मतलब रिटर्न ऑफ इनकम उसने फाइल करना चाहिए। तो अपने को डिडक्शन जिस साल उसने रिटर्न ऑफ इनकम पे कर दिया, फाइल कर दिया, जिसने उसने ROI फाइल कर दिया उसका, उस साल उसको डिडक्शन मिल जाएगा, समझ में आया क्या? इंपॉर्टेंट सेक्शन, दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो देखो एनआर को पेमेंट कर दिया, एनआर को केस में, तो एनआर के केस में वो रिटर्न ऑफ इनकम तो भरेंगे नहीं, ऑब्वियस बात है, तो इसके लिए वो अपना ये जो नोट्स वाला प्रोविजन है उसको नहीं लगेंगे। तो देखो एनआर को अगर पेमेंट कर दिया, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, टीडीएस डिडक्ट नहीं किया हमने, और टीडीएस डिडक्ट किया पर हमने गवर्नमेंट को जमा नहीं किया, तो एनआर को जितना भी पेमेंट हुआ है वो पूरा का पूरा हो जाएगा, अपना डिसअलाउ और अपने प्रॉफिट एंड लॉस में वो ऐड कर देना पड़ेगा। और जो अमाउंट हम रेसिडेंट को पे कर रहे हैं उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, पर हमने टीडीएस डिडक्ट किया नहीं, और टीडीएस डिडक्ट किया पर हमने गवर्नमेंट को पे किया नहीं, तो 30% ऑफ सच अमाउंट इज अलाउड एज डिडक्शन, इज डिसअलाउड, मतलब जो 30% है वो अमाउंट का वो अपना डिसअलाउड हो जाएंगे इन द प्रीवियस ईयर, वो अपना डिसअलाउड हो जाएगा इन द प्रीवियस ईयर। अब अगर उसने वो जो टैक्स है, टीडीएस जो अमाउंट है वो अगले साल पे कर दे, टीडीएस का अमाउंट है जो अगले साल पे कर दे, जो डिसअलाउंस हुआ था इस साल वो अगले साल अपने को अलाउड हो जाएगा एज ए डिडक्शन। अब जो जिसको हम पेमेंट कर रहे थे उसने उसके टोटल इनकम में ले लिया, उसके रिटर्न ऑफ इनकम भी पे कर दिया, और उसके टैक्स भी उसने पे कर दिया, तो वो जो अमाउंट है अपने को जिस साल ये जो डिसअलाउंस हुआ है वो उसने जिस साल टैक्स पे कर दिया, जिस साल उसने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल कर दिया, उस साल अपने को उसका बेनिफिट मिल जाएगा, उसका डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया? चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, एनी सैलरी। ये 2-3 सेक्शन अब इजी है, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए इसमें अपने को थोड़ा डीप में जाना पड़ा। अब थोड़े 2-3 इजी मतलब जो सब सेक्शन है वो इजी है। तो एनी सैलरी पेएबल आउटसाइड इंडिया और एनआर in India, if TDS is not deducted, TDS deducted but not paid to government up to the due date of TDS payment। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने पढ़ा था ROI का ड्यू डेट, पर एज हम सैलरी दे रहे हैं किसी को, आउटसाइड इंडिया दे रहे हैं, या फिर एनआर को दे रहे हैं, या फिर एनआर को दे रहे हैं, नॉन रेसिडेंट को दे रहे हैं, या फिर आउटसाइड इंडिया हम सैलरी दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे हम देखा जाए तो ये ऊपर का जो है नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं, पर एज अ सैलरी दे रहे हैं यहाँ पे, एज अ सैलरी। ऊपर अपना सैलरी नहीं था, वो एज अ नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था, नॉर्मल जो एक्सपेंस है उसके बदले में हम पैसा दे रहे थे, पर यहाँ पे हम सैलरी दे रहे थे। अब यहाँ पे अगर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, फिर टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे नहीं किया, कब तक?
टीडीएस के पेमेंट के ड्यू डेट तक, टीडीएस का पेमेंट का ड्यू डेट हम टीडीएस के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे याद मत रखो, बस इतना याद रखो कि टीडीएस के पेमेंट की ड्यू डेट, टीडीएस के पेमेंट के ड्यू डेट तक उसने अगर पैसा नहीं पे कर दिया, एसएससी ने उसका पैसा पे नहीं किया, तो सच अमाउंट इज अलाउड एज डिडक्शन। सच अमाउंट इज मतलब पूरा पूरा 100% आपने को यहाँ पे डिस अलाउ हो जाएगा। किसको पेमेंट करना है? नॉन रेसिडेंट को। आउटसाइड या फिर आउटसाइड इंडिया अगर सैलरी पे कर रहे होंगे, अगर सैलरी पे कर रहे होंगे तो, और उसके ऊपर हमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, फिर टीडीएस डिडक्ट किया और हमने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा डिस अलाउड यहाँ पे, पूरा का पूरा अमाउंट हो जाएगा डिस अलाउड यहाँ पे। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट सेक्शन, मतलब इजी। उसके बाद में एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड इस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय इफ सच। अच्छा अब बात करते हैं, थोड़ा हमको पास्ट में जाना पड़ेगा पिछले लेक्चर में, थोड़ा हमको पास्ट में जाना पड़ेगा पिछले लेक्चर में। अब देखो एम्प्लॉयर ने आ गया, ओके ये ले लेते हैं, पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉय बेनिफिट। अब हमने 35 सेक्शन नंबर 36 में पढ़ा था, जो जनरल रिडक्शन है अपने सेक्शन नंबर 36 में, कि कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं हम, कोई भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं एम्प्लॉय को, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कोई भी फंड को हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मतलब स्टैट्यूटरी रहो, रिकॉग्नाइज रहो, अप्रूव रहो और एज पर लॉ रहो, तो अपने को उसका डिडक्शन मिल जाएगा, उसका अपने को डिडक्शन मिल जाएगा। पर अगर वो अनरिकॉग्नाइज है, अनअप्रूव्ड है, तो उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है, उसका अपने को डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। अब मेरी एक बात समझो, अब यहाँ पे क्या हुआ, उधर ही एग्जांपल लेते हैं, मतलब अपने को इतना दूर आने की जरूरत नहीं है। आया अपने को अप्रूव्ड फंड में देना है पैसे। अब एसके लिमिटेड कोई भी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, उसमें मैं पैसे जमा कर रहा हूँ, या फिर एसके लिमिटेड क्या करता है, मेरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं रिलायंस के कंपीट में खड़ा हूँ, रिलायंस को कंपटीशन देने में खड़ा हूँ। अब मेरी इंडस्ट्री ऐसी है जो मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री मेरी, तो मैं कोई भी ऐसे छोटे फंड में तो पैसा नहीं जमा कर सकता, मैं खुद का एक फंड बना लूंगा। अब मैंने खुद का एक फंड बना लिया, उसमें पूरा मतलब ये एज मतलब छोटा सा एक बिजनेस यूनिट रहता है, तो जिसमें हम पूरा फंड जो होता है, जो हम एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अब ये जो यूनिट क्या करता है, ये जो पूरा प्रोविडेंट फंड है ये पूरा मैनेज करता है, ये प्रोविडेंट फंड पूरा का पूरा वो यूनिट मैनेज करता है। अब मैंने क्या कर दिया, मेरे एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए एज ए सेक्शन नंबर 36 में ये अप्रूव हो गया, इसमें मैंने कमिश्नर का अप्रूवल भी ला लिया, ये प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज हो गया, अप्रूव्ड। अब इसमें जो भी मैं अमाउंट पे कर दूंगा, इसमें जो भी मैं अमाउंट पे कर दूंगा, उसका मेरे को सेक्शन नंबर 36 में उसका डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा, सही बात है। मैंने अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड में मैंने कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर लिया है एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, तो उसमें जो भी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैंने वो एज ए डिडक्शन मेरे को सेक्शन नंबर 36 में एज ए डिडक्शन मेरे को मिल जाएगा। ओके, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे डेबिट साइड में उसका अमाउंट ले लूंगा, और इस बात से मेरा डिडक्शन है, मतलब मेरे को प्रॉफिट कम करना है, तो मैंने उसका डिडक्शन ले लिया। अब क्या हुआ, ये प्रोविडेंट का फंड का पैसा कभी ना कभी मेरे को एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, ये एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। अब एम्प्लॉय को जब मैं दे रहा हूँ पैसा, अब देखो, अब यहाँ एक बार पढ़ लो क्या बोला है यहाँ पे, देखो एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू फंड इस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब सेक्शन नंबर 36 में जो बेनिफिट के लिए हमने एक फंड बनाया एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, और उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसका हमने डिडक्शन ले लिया 36 में, सेक्शन नंबर 36 में उसका हम डिडक्शन क्लेम करने। ओके, ऑफ एसएससी, हम एसएससी इफ assessee not made effective arrangement for TDS on payment to employees from such fund। देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मैंने अमाउंट पीएफ में जमा कर दिया, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है उसमें डिडक्शन भी ले लिया, मैंने सेक्शन नंबर 36 में डिडक्शन क्लेम कर लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे सेक्शन नंबर 36 का डिडक्शन यहाँ पे मेरे एक अमाउंट आ गया होगा, डिडक्शन एज अ यहाँ पे सेक्शन नंबर 36 का एक अमाउंट आ गया होगा, मेरा नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम कर दिया मैंने डिडक्शन क्लेम कर। अब ये पीएफ का पैसा कभी ना कभी मेरे को एम्प्लॉय को देना पड़ेगा, कभी ना कभी बदलेगा मौसम,
फिर होगी खुशी होगी बारिश, सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ो। अब पीएफ का पैसा मेरे को एम्प्लॉय को देना है। अब एम्प्लॉय को जब मैं पैसा दूंगा, एम्प्लॉय को जब मैं पैसा दूंगा, एम्प्लॉय को जब मैं पैसा दूंगा, तो बहुत सारे प्रोविजन ऐसे होते हैं कि अपने को सैलरी के अंदर अपने को पैसा डिडक्ट करना पड़ता है। कौन सा पैसा डिडक्ट करना पड़ता है? टीडीएस का। टीडीएस का मतलब जो भी हम इसको पैसा दे रहे हैं, जो भी हम इसको पैसा दे रहे हैं, वो अपना को मतलब सैलरी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो उसके ऊपर अपने को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर अपने को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, और टीडीएस अपने को गवर्नमेंट को जमा कर देना पड़ेगा। अब टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर दिया तो ये एम्प्लॉय के बिहाफ में मैं टैक्स पे कर दे रहा हूँ एम्प्लॉय का। ओके, हमने टीडीएस जो है टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है। मतलब जो भी हम सैलरी देंगे, जो भी सैलरी देंगे या फिर जो पीएफ से हम जो भी उसको अमाउंट देने वाले, उसके ऊपर हमको टीडीएस कट करना, मतलब जो एसएससी मैं हूँ यहाँ पे, मेरी कंपनी एसएससी, तो मेरी कंपनी को एसएससी को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, और टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है, टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब जो भी सैलरी दे रहा हूँ या फिर पीएफ का जो भी पैसा मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूँ, जो भी सैलरी दे रहा हूँ या फिर जो भी पीएफ का पैसा मैं एम्प्लॉय को दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके ऊपर मेरे को टीडीएस का डिडक्शन करना कंपलसरी है। तो इसके लिए मैंने प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखना, प्रॉपर अरेंजमेंट करके रखना। मतलब यहाँ पे अगर मैंने पीएफ में जमा कर दिया पैसा, पीएफ में जमा कर दिया पैसा, उसका डिडक्शन मैंने सेक्शन नंबर 36 में ले लिया, सेक्शन नंबर 36 में मैंने पैसा दे दिया, पीएफ का जमा कर दिया पैसा, अब मैंने एम्प्लॉय को दे रहा ही नहीं ना, मैंने दे रहा पैसा एम्प्लॉय को, अब डिडक्शन क्लेम कर लिया, खड्डे में गया एम्प्लॉय। हाँ, अब यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलेगा, अगर तू ये पैसा टीडीएस डिडक्ट करके एम्प्लॉय को नहीं देगा, टीडीएस मतलब तूने टीडीएस का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया यहाँ पे, और तूने पैसा एम्प्लॉय को नहीं दिया, तो ये जो अमाउंट है ये तू 36 में डिडक्शन क्लेम कर रहा है ना, डिस अलाउ कर दे, डिस अलाउ। हाँ, पूरा का पूरा हो जाएगा डिस अलाउड, यहाँ पे पूरा का पूरा हो जाएगा यहाँ पे डिस अलाउड। मतलब अपने को 36 में कब पैसा डालना है, जब अपने प्रॉपर अरेंजमेंट हो, टीडीएस का प्रॉपर अरेंजमेंट होगा अपना, कि जो भी हम पीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो एम्प्लॉय को जाने वाला है, पैसा एम्प्लॉय को जाने वाला है, पर उसके ऊपर टीडीएस का पूरा एडजस्टमेंट होगा, तभी हम उसको पैसा देंगे, तभी हम सेक्शन नंबर 36 के अंदर जो बेनिफिट है वो क्लेम करेंगे। समझा यहाँ तक? तो देखो, अपने को सेक्शन नंबर 36 कब लगेगा, जब अपन अप्रूव्ड लेंगे, अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड लेंगे, अप्रूव्ड स्टैट्यूटरी जो है वो फंड लेंगे और उसके अंदर पैसा डालेंगे, उसका डिडक्शन हम 36 में ले लेंगे। अब ये प्रोविडेंट फंड से पैसा एम्प्लॉय को जाएगा, तब टीडीएस डिडक्ट होना, टीडीएस का प्रॉपर अरेंजमेंट करने को होना। कौन करेंगे ये अरेंजमेंट? एसके लिमिटेड करेंगे यहाँ पे, उसका पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट करने को होना उसने। अगर उसने अरेंजमेंट नहीं किया, तेरे को सजा मिलेंगी यहाँ पे, तेरे को पूरा का पूरा अमाउंट करना पड़ेगा डिस अलाउ। समझ में आया है यहाँ तक? तो देखो, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फंड टू फंड इस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉय of assessee if assessee not made effective arrangement for TDS on payment to employee from such fund, तो ये अपना हो जाएगा डिसअलाउ फ्रॉम द, ये अपना अमाउंट हो जाएगा डिसअलाउ। चांसेस कम है ये सेक्शन पूछेंगे, पर अब देखिए रखा है अपने मॉड्यूल में, तो अपने को पढ़ना तो पड़ेगा। अब बात करते हैं इफ टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट। अब मेरी एक बात समझो, गोलू मेरा एम्प्लॉई, एसके लिमिटेड का गोलू एम्प्लॉई, मैं उसको सैलरी देने वाला हूं 6 लाख रुपए, और उसके अलावा मैं उसको 2 लाख रुपए का नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट देने वाला हूं। नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट मतलब उसको कोई भी बेनिफिट देना, कि जा इंडोनेशिया जाके आ, बाली जाके आ, दुबई जाके आ, थाईलैंड जाके आ, मजे करके आ, ऐसा उसका नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट देने वाला हूँ। बहुत अजीब शौक पाल के रखे गोलू ने, तो उसके शौक के लिए मैं उसको पैसे देने वाला हूँ। अब ये जो 2 लाख रुपए है, ये नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट है, ये जो 2 लाख रुपए है ये नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट है। अब क्या होता है, देखो नॉन मॉनिटरी परक्यूजिट जो होता है ना, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन। अब ये पैसा तो उसको मिल गया, पैसा ये जो मतलब उसको कितना मिल रहा है इनडायरेक्टली, देखो उसको मिल रहा है 8 लाख रुपए, उसको मिल रहा है 8 लाख रुपए।
6 लाख तो उसका सैलरी मिल गया, 6 लाख के ऊपर 2 लाख, जो 2 लाख है उसका नॉन मॉनेटरी पर्क हो गया, ये नॉन मॉनेटरी पर्क हो गया, उसको नॉन मॉनेटरी पर्क का उसको पैसा मिल रहा है, उसको नॉन मॉनेटरी पर्क का पैसा मिल रहा है यहाँ पे। अब देखो इसका एक फिर से टीडीएस में जाना पड़ेगा, फिर से आप लोग 192 सेक्शन नंबर 192 में जो सैलरी होती है, मतलब एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। एसके लिमिटेड जो एम्प्लॉय होगा उसका, जो भी एम्प्लॉय होगा उसको जो भी सैलरी देगा उसके ऊपर एसके लिमिटेड को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपको घर में कोई जॉब कर रहा होगा तो उसको पूछना, आज घर जाके उसको पूछना, घर जाके मतलब आप घर पे ही बैठे हो, उसको पूछना आज कॉल करके कि आपका टीडीएस डिडक्ट होता है क्या, टीडीएस डिडक्ट होता है क्या, टीडीएस डिडक्ट होता है क्या। तो टीडीएस डिडक्ट होता है, मतलब जो एम्प्लॉय है तो वो एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स पे कर देता है गवर्नमेंट को, एम्प्लॉय के बिहाफ पे टैक्स पे कर देता है कि सैलरी के ऊपर इतना इतना टैक्स आएगा, चलो मैं उसके बिहाफ पे टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ, मैं उसके बिहाफ पे टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता हूँ। ये होगा सेक्शन नंबर 192 में स्पेशल सेक्शन देखे रखा है सैलरी के अंदर, उसमें पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। आप देखो टैक्स का जैसे अपन नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेशन तो देखो क्या होता है, प्रैक्टिकल में बता देता मैं। पिछला साल खत्म हो गया, अप्रैल या मई में क्या होता है, एम्प्लॉयर एक फॉर्म भर के लेता है एम्प्लॉय से, एम्प्लॉयर एक फॉर्म भर लेता है एम्प्लॉय से कि उनका पूरा, अब एम्प्लॉयर, मैं तो एम्प्लॉयर हूँ, मेरा एम्प्लॉय कितना, मैं साल भर में उसको कितना पैसा देना हो ये तो मेरे को पता रहेगा, पर उसके बदले में उसके सिवा उसका कोई और इनकम होगा, उसके सिवा उसका और कोई इनकम होगा, मतलब सैलरी तो मैं दूंगा, उसका कोई हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा, कैपिटल गेन तो अराइज होगा पूरे साल में, या फिर उसका कोई भी अदर सोर्सेज का इनकम होगा। सैलरी और पीजीपीपी साथ में तो नहीं कर सकता, मतलब मैं सैलरी भी कमा रहा हूँ पीजीपीपी कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता, मतलब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहा आदमी तो फिर से घर आके जॉब नहीं कर सकता भाई, आप अगर सोच रहे होंगे तो वो, तो देखो एक तो सैलरी लेगा, अदर सोर्सेज इनकम रहेगा, या फिर उसका एचपी का इनकम रहेगा। तो ये जो एचपी और अदर सोर्सेज का इनकम है ये तो एम्प्लॉयर को पता नहीं हुआ है, तो अप्रैल मई में एक फॉर्म भर लेता है एम्प्लॉयर कि तेरा पूरा साल का इनकम क्या रहेगा, एस्टिमेटेड इनकम क्या रहेगा, एस्टिमेटेड इनकम निकाल लेते हैं, और एस्टिमेटेड इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेशन होता है, टैक्स कैलकुलेशन जो बेसिक में पढ़ा था सेम टैक्स कैलकुलेशन होता है, पूरा का पूरा, हाँ पूरा इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है, डिडक्शन ले लेते, एग्जम्पशंस ले लेते, पूरा टैक्स कैलकुलेशन का स्लैब लेते, सरचार्ज ले लेते, एचईसी ले लेते, और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद एम्प्लॉयर क्या करता है, वो टीडीएस, मतलब आप समझो पूरा कैलकुलेशन कर लिया, टैक्स का कैलकुलेशन हो गया और 12 लाख रुपए उसका टैक्स आ रहा है, मतलब 12 लाख रुपए आप रफ में बता रहा हूं मैं, 12 लाख रुपए उसका टैक्स पेएबल आ गया, पूरा कैलकुलेशन कर लिया अप्रैल मई में, पूरा कैलकुलेशन हो जाता है, 12 लाख उसका टैक्स पेएबल आएगा पूरे साल का उसका टैक्स पेएबल आएगा। अब एम्प्लॉयर क्या करता है, हर महीना 1-1 लाख रुपए, हर महीना 1-1 लाख रुपए टीडीएस का कट कर लेता है और गवर्नमेंट को जमा कर देता है, मतलब हर एक महीना उसका टीडीएस कट हो जाता है और आखिरी में उसका पूरा का पूरा 12 लाख रुपए, 12 लाख उसने टैक्स, मतलब एम्प्लॉयर ने टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो एम्प्लॉय का अब गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा टैक्स उसके एम्प्लॉयर ने उसके बिहाफ में, एम्प्लॉय के बिहाफ में गवर्नमेंट को जमा कर दिया। ये होता है सैलरी का कैलकुलेशन, अब सैलरी में होते हैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। अब नॉन मॉनेटरी, अब ये तो हो गया आपका सैलरी का पार्ट है, चलो सैलरी का ये टीडीएस का आपको समझ में आया। अब सैलरी के साथ साथ कोई पर्क देते हैं अपन, सैलरी के साथ साथ कोई परक्विजिट होता है, सैलरी के चैप्टर में पढ़ेंगे आप, तो सैलरी के साथ साथ कोई परक्विजिट देते हैं अपन, कोई भी परक्विजिट देते हैं। अब देखो यहाँ पे टीडीएस का सेक्शन क्या बोलता है, 192 में आपको एक प्रोविजन मिलेगा, सेक्शन नंबर 192 क्या बोलता है कि ये जो पर्क है, ये जो 2 लाख रुपए मैंने गोलू को दिए, ये जो पर्क है इसके ऊपर मैंने टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था। अब ये तो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है, तो एम्प्लॉयर को मतलब ये अगर उसका इनकम हो गया तो ये उसके ऊपर टैक्स तो पे कर देगा, ये उसके ऊपर टैक्स तो पे कर देगा, पर एम्प्लॉयर के पास एक ऑप्शन होता है, कि ये जो है 2 लाख के ऊपर वो खुद के जेब से टैक्स पे कर देंगे। समझो 20,000 रुपए 10% टैक्स पर पकड़ लेते हैं अपन एवरेज, तो देखो 20,000 रुपए उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब एसके को टैक्स पे करना पड़ेगा 20,000 रुपए। अब देखा जाए तो 2 लाख रुपए इसका इनकम हो गया, पर 20,000 रुपए मैंने अपने जेब से उसके बिहाफ में टैक्स पे कर दिया, तो देखा जाए तो उसका इनकम है ना 2,20,000 रुपए हुआ, 2,20,000 रुपए हुआ उसका इनकम, 2,20,000 रुपए हुआ उसका इनकम, क्योंकि 2 लाख रुपए तो मैंने दे दिए,
नॉन मॉनिटरी परक्विजिट के, पर जो 20,000 है वो मैंने खुद के जेब से गवर्नमेंट को पे कर दिया है, मैंने खुद की जेब से गवर्नमेंट को पे कर दिए। ओके, तो खुद की जेब से मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिए, तो उसका इनकम कितना हो गया? 2,20,000 रुपए। 2,20,000 रुपए उसका हो गया इनकम। अब यहाँ पे क्या बोलता है ये सेक्शन देखो, अब यहाँ पे बाकी टीडीएस में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। अब देखो, इफ टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, इफ टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, अब 20,000 रुपए मैंने दी, एसके लिमिटेड ने पैसे दिए यहाँ पे, देन सच टैक्स इज एग्जम्प्ट इनकम इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय, अब ये जो टैक्स पे कर रहा हूँ, ये जो 20,000 रुपए मैं दे रहा हूँ, ये उसके लिए एग्जम्प्ट इनकम है अंडर सेक्शन 10(10)(c) के अंडर, 10(10)(c) के अंडर उसके लिए एग्जम्प्ट इनकम है। हाउएवर सच टैक्स शैल बी डिसअलाउड टू एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 40A(5). ये जो टैक्स है ये डिसअलाउ हो जाएगा एम्प्लॉयर के लिए। ये जो टैक्स है, टैक्स ऑन सच, हाउएवर सच टैक्स शैल बी डिसअलाउड टू द एम्प्लॉयर, मतलब ये अपने को ऐड करना पड़ेगा और उसके लिए वो हो जाएगा एग्जाम्प्टिंग। समझ में आएगा? चांसेस कम है ये सेक्शन पूछने के, फिर भी हमने बता दिया। तो ये हो गया अपना सेक्शन नंबर 40A वाला पार्ट। अब जाते हैं 40B में, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्लीज ध्यान देना, जो भी चालू होगा आपका इधर के उधर के ऊपर से नोटिफिकेशन के चैट चालू होंगे तो बंद कर दो। ये सेक्शन समझने तक आपके पूरे नोटिफिकेशन के चैट बंद कर दो। एक पार्टनरशिप है या फिर LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, यहाँ पे अपने 3 पार्टनर है, समझो, अमर अकबर एंथनी, अपने पार्टनर है, 3 पार्टनर है अपने। अब ये जो 3 पार्टनर है, अब इनको सैलरी कमीशन दे रहे होंगे, तो ये इनका PGBP इनकम हो जाएगा। PGBP इनकम में हो जाएगा सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन, जो PGBP है उसमें हमने पढ़ा था कि इनको जो सैलरी कमीशन बोनस रेम्यूनरेशन जो भी मिल रहा है पार्टनरशिप फर्म से, ये उनका हो जाएगा PGBP इनकम। अब पार्टनरशिप फर्म जब इनको सैलरी देंगी तब इनको ये हो जाएगा पार्टनरशिप का एक्सपेंस। मतलब पार्टनरशिप फर्म जब उनकी P&L बैलेंस शीट बनाएंगी तो इसको सैलरी दे रही, इसको सैलरी दे रही, या फिर इंटरेस्ट दे रही, रेम्यूनरेशन दे रही, कोई भी रेम्यूनरेशन दे रही, इंटरेस्ट दे रही, रेम्यूनरेशन देंगी, तो ये होगा पार्टनरशिप फर्म का एक्सपेंस। पार्टनरशिप फर्म इसको P&L के डेबिट साइड में ले लेंगी और डिडक्शन क्लेम कर लेंगी, और इधर हो जाएगा नेट प्रॉफिट हो जाएगा कम। समझो 21 लाख रुपीज इनका नेट प्रॉफिट है, 21 लाख रुपीज, ये इनका रेम्यूनरेशन देने से पहले 21 लाख रुपीज इनका नेट प्रॉफिट है। ये तीनों में हमने 7 लाख रुपए बांट लिए, 21 लाख रुपए पूरे के पूरे हमने इनको बांट दिए रेम्यूनरेशन के नाम पे, पूरे के पूरे चिपका लिए, लो 21 लाख। अब देखा जाए, अब ये जो इनकम है इनके लिए PGBP इनकम हो जाएंगी, ये जो इनकम है इनके लिए PGBP इनकम हो जाएंगे, और पार्टनरशिप फर्म इसका एक्सपेंस बुक करेंगे मतलब P&L के डेबिट साइड में आ जाएगा, और नेट प्रॉफिट अपना पूरा का पूरा 21 लाख रुपए हमने बांट दिया, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 21 लाख रुपीज हो गया खत्म। इनका हो गया 21 लाख रुपीज, जो 7 लाख है इनका, 7 लाख इनका हो जाएगा PGBP इनका। अब जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे 7 लाख तक पूरा का पूरा हो जाएगा इनको टैक्स फ्री। 7 लाख का पूरा उनका हो जाएगा टैक्स फ्री। जो स्लैब रेट से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, न्यू स्लैब रेट में हम चाह रहे तो 7 लाख तक पूरा हो जाएगा इनका टैक्स फ्री। तो भाई यहाँ पे टैक्स इविजन के पूरे फुल चांसेस। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म क्या करता था, जितना भी इनकम कमाओ। और पार्टनरशिप फर्म का टैक्स रेट देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म को स्लैब रेट नहीं, उनको डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, जो उनका परसेंटेज है उसके हिसाब से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगर ये टैक्स उन्होंने जो इनकम यही पूरा बांट दिया रेम्यूनरेशन के नाम पे,
रेम्यूनरेशन के नाम पे ये पूरा का पूरा इनकम बांट दिया, सैलरी के नाम पे पूरा का पूरा इनकम बांट दिया उन्होंने, वो एक्सपेंसेस तो क्लेम कर लेंगे, इनका प्रॉफिट हो जाएगा जीरो, और जीरो होने के बाद जो पार्टनर बचेंगे उनके लिए वो हो जाएगा पूरा का पूरा इनकम टैक्सेबल, और वो उसके ऊपर टैक्स कितने रेट से पे करेंगे भाई, स्लैब रेट आएंगे, स्लैब रेट से तो टैक्स कम आएंगे, तो फिर ये इनकम हो जाएगा। यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का पूरा चांस था, यहाँ पे टैक्स प्लानिंग का पूरा चांस था। तो इसके वजह से देखो अब ये अपने को ये सेक्शन लाना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट को ये सेक्शन लाना पड़ा कि जब भी आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हो या फिर इंटरेस्ट दे रहे हो, रेम्यूनरेशन दे रहे हो या फिर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो आपको एक लिमिट तक ही अलाउड है, लिमिट के बाहर अगर पैसा दे दिया आपने, तो ये हो जाएगा डिसअलाउड। ना बाबा ना, तेरे को डिसअलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि तू टैक्स प्लानिंग कर रहा है। यहाँ पे मस्त दिमाग लगा के कि पूरा का पूरा एक्सपेंस क्लेम करो डेबिट साइड है P&L, और पूरा का पूरा इनकम उनको बांट दो, अपना रेम्यूनरेशन के नाम पे चिपका दो उनको, और वो अपन पार्टनरशिप फर्म को टैक्स फ्री बना लेंगे और उनका भी इनकम कर देंगे टैक्स फ्री। तो गवर्नमेंट बोलेगा नहीं, तेरे को यहाँ पे कुछ प्रोविजन का कंप्लाई करना पड़ेगा, और इसके ऊपर जो भी टैक्स है वो प्रॉपरली आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उसके ऊपर मतलब कुछ लिमिट के ऊपर अगर आपने पैसा पे कर दिया तो आपको हो जाएंगे यहाँ पे डिसअलाउड। तो छोड़ो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन में सैलरी, बोनस, कमीशन पूरा आ जाएगा टू पार्टनर बाय LLP और फर्म। सेक्शन नंबर 40B। अब देखो सेक्शन नंबर 40B, अगर आपने पार्टनरशिप डीड पढ़ी होंगी, बहुत सारे पार्टनरशिप डीड में वो एक क्लॉज डाल देते हैं, पार्टनरशिप बनेगी पूरे बॉन्ड पेपर पे, पूरा पार्टनरशिप पूरा कौन कौन पार्टनर है, कहाँ रहते हैं, कौन से परसेंटेज से पार्टनर है, ये पूरा का पूरा मेंशन करना पड़ रहा है। अब बहुत सारे पार्टनरशिप में वो क्लॉज दे देते कि हम जो पार्टनरशिप का कैलकुलेशन है वो सेक्शन नंबर 40B के हिसाब से करेंगे, सेक्शन नंबर 40B के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, और उसके हिसाब से हम पार्टनर को रेम्यूनरेशन देंगे, ओके, कहाँ थे अपन, बंद हो गया ये रिकॉर्डिंग। चलो, तो ये सेक्शन नंबर 40B के हिसाब से वो क्लॉज डाल देते, पार्टनरशिप फर्म जब भी बना देते, मेरे को नहीं समझ में आया कब पॉज हो गया है, तो चलो पार्टनरशिप फर्म में एक क्लॉज डाल देते हो, जब भी पार्टनरशिप डीड बनता है तो उसमें एक क्लॉज डाल देते कि हम जो कैलकुलेशन करेंगे रेम्यूनरेशन का जो भी कैलकुलेशन करेंगे, हम सेक्शन नंबर 40B के हिसाब से उसका पेमेंट करेंगे, रेम्यूनरेशन जो बांटेंगे पार्टनर्स को, वो सेक्शन नंबर 40B का क्लॉज डाल देते हैं वो पार्टनरशिप फर्म में। आप एक बार देख लो, गूगल पे एक बार जाओ, पार्टनरशिप फर्म का एक ड्राफ्ट में डीड बताओ बोलना, तो उसमें बाय चांस कोई भी मतलब अलग अलग बनता है, सबकी ड्राफ्टिंग अलग अलग होती है, पर बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म करते हैं ऐसा कि 40B के हिसाब से हम रेम्यूनरेशन दे देंगे, 40B के हिसाब से रेम्यूनरेशन दे देंगे, तो एज पर एग्रीमेंट भी उनके पास पूरा प्रूफ रहता है कि हम 40B के हिसाब से पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखो सेक्शन नंबर 40B, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है या फिर रेम्यूनरेशन दे रही है, तो देखो अब बात करते, अगर कोई डीड उन्होंने बनाई, पार्टनरशिप डीड बने और डीड में ऑथोराइज ही नहीं है, मतलब डीड में मेंशन ही नहीं किया है कौन कितना रेम्यूनरेशन देगा, कौन कितना इंटरेस्ट लेगा, कोई भी मेंशन नहीं किया है, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, बस लिख के दिया है जैसी मर्जी हम लास्ट के ईयर के आखिरी में हम डिसाइड कर लेंगे, 31 मार्च को डिसाइड कर लेंगे, इतना प्रॉफिट बचा है हम डिसाइड कर लेंगे, इतना हम बांट लेंगे। ये नॉट ऑथोराइज बाय डीड है। हम ऐसा अगर क्लॉज होगा पार्टनरशिप फर्म में कि हम एज पर म्यूचुअल कंसर्न हम डिसाइड कर लेंगे आखिरी दिन में, या फिर एट द ईयर एंड वी विल डिसाइड एज पर आवर म्यूचुअल कंसर्न, तो ये नॉट एज पर डीड है, नॉट ऑथोराइज एज पर डीड है। डीड में पूरा प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए कि कौन कितने परसेंटेज का रेम्यूनरेशन लेने वाले, कौन कितने परसेंटेज का प्रॉफिट लेने वाले, कौन कितना सैलरी लेने वाले, कौन कितना इंटरेस्ट लेने वाला है। और जो सेक्शन नंबर 40B का कैलकुलेशन कर लिया, तो सेक्शन नंबर 40B का जो कैलकुलेशन आने के बाद किस को कितना पेमेंट देने वाला है, ये पूरा का पूरा परसेंटेज वाइज प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, तभी वो ऑथोराइज बाय डीड होता है। अगर ये ऑथोराइज बाय डीड नहीं रहा, तो अपने को यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगा, पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन क्लेम करने को नहीं मिलेगा अपनी फर्म में, मतलब अपन पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे ये सेक्शन पढ़ रहे हैं। तो देखो
नॉट ऑथराइज बाय डीड, अब नॉट ऑथराइज बाय डीड तो रेम्यूनरेशन में अपना पूरा का पूरा आ जाएंगे सैलरी बोनस कमीशन। अब इंटरेस्ट में आप बोलोगे कि लोन ले आऊंगा उसका इंटरेस्ट आ सकता है, कैपिटल का इंटरेस्ट आ सकता है, फिर कैपिटल में फिक्स कैपिटल या फिर करंट कैपिटल उसका इंटरेस्ट आ सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट भी बता दिया है। तो इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट जो पेड होता है वो एज पर डीड हो सकता है, फिर वो लोन का इंटरेस्ट हो, कैपिटल का इंटरेस्ट हो, या फिर करंट अकाउंट का इंटरेस्ट हो, करंट कैपिटल का इंटरेस्ट हो, ये एज पर डीड होगा, ये एज पर डीड होगा। डीड में जो भी अमाउंट दिया है उसके हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अब देखो नॉट ऑथराइज एज पर डीड, अब इंटरेस्ट देंगे या फिर रेम्यूनरेशन देंगे, इंटरेस्ट देंगे या फिर रेम्यूनरेशन देंगे। रेम्यूनरेशन में क्या इंक्लूड होता है, सैलरी बोनस कमीशन रॉयल्टी, ये पूरा का पूरा रेम्यूनरेशन में कवर होता है। तो देखो अगर ऑथोराइज बाय डीड नहीं है, मतलब अपने डीड में कुछ भी लिखे हुआ नहीं है और इंटरेस्ट दे रहे हैं हम या फिर रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं या फिर रेम्यूनरेशन, डीड में लिखा है कि नहीं, पूरा का पूरा कर दो डिसअलाउड, पूरा का पूरा कर दो डिसअलाउड, पूरा का पूरा हो जाएगा अपना डिसअलाउड, 100% हो जाएंगे डिसअलाउड, 100% अपने को प्रॉफिट में ऐड कर देना है। मतलब हमने अगर P&L में यहाँ पे रेम्यूनरेशन दे के रखा होगा, इंटरेस्ट दे के रखा होगा और ये नॉट ऑथराइज एज पर डीड है, नॉट ऑथराइज एज पर डीड है, तो ये जो एक्सपेंस हमने क्लेम कर लिया है, ये जो एक्सपेंस हमने क्लेम कर लिया है, ये फिर से अपने नेट प्रॉफिट में अपने को ऐड करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में अपने को ऐड करना पड़ेगा। 100% डिसअलाउड हो जाएगा, 100% अपना यहाँ पे डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। समझ में आया क्या? अब जाते हैं अपना ऑथोराइज बाय डीड, अब अपना है ऑथोराइज बाय डीड। अब फिर से इंटरेस्ट आएगा या फिर रेम्यूनरेशन आएगा, तो इंटरेस्ट अगर ऑथोराइज बाय डीड है या फिर रेम्यूनरेशन अगर ऑथोराइज बाय डीड है तब बात करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑथोराइज बाय डीड रहा, इंटरेस्ट अपना ऑथोराइज बाय डीड रहा, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे सकते हैं आप, मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना दे सकते, तो 12% पर एनम इज अलाउड एज डिडक्शन, 12% पर एनम इज अलाउड एज डिडक्शन, 12% पर एनम इज अलाउड एज डिडक्शन। 12% मतलब जो भी अमाउंट रहा अपना लोन पे रहा, कैपिटल पे रहा, करंट अकाउंट पे रहा, हम 12% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट देंगे। 12% के ऊपर हमने इंटरेस्ट दे दिया, 12% के ऊपर हमने इंटरेस्ट दे दिया, तो अपने को ये इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा, अपने को ये इंटरेस्ट डिसअलाउ हो जाएगा और अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस है अपना, यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया होगा। ये इंटरेस्ट अगर 12% से ज्यादा है, ये इंटरेस्ट अगर 12% से ज्यादा है आपने, तो यहाँ पे 12% के ऊपर का जितना भी इंटरेस्ट है अपने को यहाँ पे कर देगा, नेट प्रॉफिट है अपने को ऐड करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में वो अपने को ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन की। इंटरेस्ट का समझ गया, 12% पर एनम का अपन इंटरेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर होगा, नॉन वर्किंग पार्टनर जो आलसी पार्टनर है, घर पे बैठे हुआ है, कुछ भी काम कर रहा नहीं, नॉन वर्किंग पार्टनर बस पैसे लगा के दिया है, बहुत पैसा है उसके बाप के पास, उसने पैसे दे दिए, बिजनेस करो, बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से थोड़ी सी हिस्सेदारी मेरी, ये होते हैं नॉन वर्किंग पार्टनर। आपने पार्टनरशिप एक्ट में पढ़ा होगा फाउंडेशन में। तो नॉन वर्किंग पार्टनर होंगे तो उसका कोई भी रेम्यूनरेशन दे रहे उसको कोई भी रेम्यूनरेशन देंगे वो डिसअलाउ हो जाएगा, 100% डिसअलाउ हो जाएगा। यहाँ पे नॉन वर्किंग इंटरेस्ट में वर्किंग पार्टनर नॉन वर्किंग पार्टनर की बात की क्या हमने, नहीं। इंटरेस्ट में किसी को भी इंटरेस्ट दे रहे होंगे, अगर ऑथोराइज बाय डीड होगा तो 12%, नॉट ऑथोराइज बाय डीड होगा तो 100% डिसअलाउ। अगर रेम्यूनरेशन दे रहे होंगे, रेम्यूनरेशन नॉट ऑथराइज बाय डीड होगा तो अपने को 100% डिसअलाउ। पर अब ऑथोराइज लाया, आपने ऑथोराइज हो गया और ऑथोराइज है पर नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे हैं, नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे हैं तो 100% अपना हो जाएगा डिसअलाउ, 100% अपना हो जाएगा डिसअलाउ। और अब वर्किंग पार्टनर को दे रहे हैं, अब अपन वर्किंग पार्टनर को दे रहे हैं तो वर्किंग पार्टनर एक काम कर रहा है, बेचारा मेहनत कर रहा है, तो उसको भी खर्चे दे रहे हैं अपन, तो वो भी डिसअलाउ कर देंगे तो गवर्नमेंट को जाकर लोग मारेंगे। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लिमिट सेट करके रखी कि इतना पैसा आप दे सकते हो, वर्किंग पार्टनर है, मेहनत कर रहा है, तो इसका डिडक्शन पार्टनरशिप हम क्लेम कर सकती है। तो जो भी वर्किंग पार्टनर को पैसे दे रहे हैं, जो भी वर्किंग पार्टनर को हम पैसा दे रहे हैं तो उसका डिडक्शन हो जाएगा अलाउड। कितना होगा रे, लोअर ऑफ एक लिमिट देकर के, लिमिट की बात करते हैं अपन, लिमिट और टोटल पेमेंट टू ऑल वर्किंग पार्टनर, टोटल पेमेंट टू ऑल वर्किंग पार्टनर। तो देखो अगर रेम्यूनरेशन अपने को ऑथराइज बाय डीड है, नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे हैं तो नॉट अलाउड एज डिडक्शन, पर वर्किंग पार्टनर को दे रहे हैं तो अपने को देखना पड़ेगा कि ये लोअर ऑफ एक लिमिट सेट करके रखी है और टोटल पेमेंट टू ऑल वर्किंग पार्टनर विचएवर इज लोअर का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, विचएवर इज लोअर का अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, डिडक्शन लोअर ऑफ लिमिट और टोटल पेमेंट टू ऑल वर्किंग पार्टनर, अब ये कितना है, अमाउंट कितना है, तो अपने को लिमिट देके रखी है, लिमिट देके रखिए तो अपने को
सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मतलब जो अपना नेट प्रॉफिट है वही अपना आ जाएगा यहाँ पे बुक प्रॉफिट। अब ये जो बुक प्रॉफिट है अपना, ये जो बुक प्रॉफिट है अपना, ये रेम्यूनरेशन के पहले, मतलब यहाँ पे कोई भी रेम्यूनरेशन का अमाउंट नहीं चाहिए, अपना रेम्यूनरेशन का अमाउंट नहीं चाहिए अपने को। रेम्यूनरेशन कैलकुलेशन करने के लिए लिमिट निकाले अपन, तो रेम्यूनरेशन का अमाउंट यहाँ पे नहीं लेना है अपने को। जब भी बुक प्रॉफिट निकालेंगे तो रेम्यूनरेशन के अलावा जो भी बुक प्रॉफिट है अपना वो लेना पड़ेगा अपने को। तो रेम्यूनरेशन का अमाउंट मत लिखो, रेम्यूनरेशन का अमाउंट मत लिखो, रेम्यूनरेशन का अमाउंट मत लिखो, उसके सिवा जो भी एडजस्टमेंट होगी वो आप कर लो, यहाँ पे अपना बुक प्रॉफिट आ जाएगा। बुक प्रॉफिट, अब अगर अब वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर को तो अपने को थोड़ा पैसा दिया तो उसको अलग होना चाहिए, मतलब अगर वर्किंग पार्टनर यार उसको भी घर चलाना है, उसको भी बीवी बच्चे, उसके भी बीवी के शौक है, उसको भी घूमने जाना पड़ेगा, हनीमून को जाने पड़ेगा, बच्चे के स्कूल के पैसे देने पड़ेंगे, तो उसका खर्चा अलाउ करना पड़ेगा अपने को थोड़ा तो भी। तो गवर्नमेंट क्या बोलती, जो 3 लाख रुपए जो पहले 3 लाख रुपए, मतलब जो बुक प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का, मतलब एक यहाँ पे स्लैब दे दिया उन्होंने 3 लाख तक या फिर लॉस रहा केस में, किस केस में लॉस रहा, तो लॉस रहा या फिर फर्स्ट 3 लाख बुक प्रॉफिट रहा, मतलब 3 लाख तक अपना बुक प्रॉफिट रहा, फिर उसमें लॉस भी आ जाएंगे, तो 3 लाख तक अपना बुक प्रॉफिट होगा, 3 लाख तक अपना बुक प्रॉफिट होगा, तो 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो देखो 3 लाख तक अपने को देखना पड़ेगा कि 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विचेवर इज हायर ले लिया, और 3 लाख के ऊपर, मतलब अब स्लैब दे दिया उन्होंने 3 लाख तक है, तो 3 लाख तक तेरा बुक प्रॉफिट है, 3 लाख तक तेरा पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट है, तो 3 लाख तक 1.5 लाख ले या 90% ऑफ 1.5 लाख, मतलब लॉस रहा तो भी 1.5 लाख आ जाएंगे यहाँ पे। तो देखो 3 लाख तक अपना बुक प्रॉफिट है, तो 3 लाख तक बुक प्रॉफिट है, तो 1.5 लाख और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, विचेवर इज हायर, तो यहाँ पे 3 लाख बुक प्रॉफिट रहा तो अपन 270 तक यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, 270 तक क्लेम कर लेंगे यहाँ पे, तो 1.5 लाख और 270, विचेवर इज हायर लेना पड़ेगा, ये हायर आ गया, और 3 लाख के ऊपर जो भी इनकम है, 3 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उसको बैलेंस बुक प्रॉफिट है उसके ऊपर 60% अपने को लेना पड़ेगा बुक प्रॉफिट, बैलेंस बुक प्रॉफिट के ऊपर अपने को 60% लेना पड़ेगा। तो देखो फिर से एक बार रिवाइज करो, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 40 भी, एक तो ऑथराइज बाय डीड होगा, नॉन ऑथराइज बाय डीड होगा। अगर डीड में सब बातें लिखी होंगी या फिर डीड में कुछ भी बातें लिखी हुई नहीं होंगी, सब फालतू बातें लिखी होंगी। अब डीड में सब फालतू बातें लिखी हुई होंगी तो वहां पे इंटरेस्ट रहो या फिर रेम्यूनरेशन रहो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। डीड में पूरा ऑथराइज डीड है, अब यहाँ पे उसको इंटरेस्ट मिलेंगे या फिर रेम्यूनरेशन मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो 12% पर एनम के हिसाब से अपने को अलाउ हो जाएगा। 12% के ऊपर अगर उसको इंटरेस्ट दे दिया हमने तो हो जाएगा अपना डिसअलाउ। अब बात करते हैं रेम्यूनरेशन का, इंटरेस्ट की बात हो गई। रेम्यूनरेशन में 2 आएंगे, एक तो वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे देंगे या नॉन वर्किंग पार्टनर को दे, नॉन वर्किंग पार्टनर को दे रहे डिसअलाउ हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं वो नॉन वर्किंग पार्टनर का अलाउ करने की। अब वर्किंग पार्टनर के लिए अपने को देखना पड़ेगा डिडक्शन कितना मिलेगा, लोअर ऑफ एक तो लिमिट और जो अमाउंट पे कर रहे हैं विचएवर इज लोअर का अपने को डिडक्शन लेना पड़ेगा, लिमिट और एक्चुअल पेड टू ऑल वर्किंग पार्टनर, विचएवर इज लोअर का अपने को डिडक्शन मिल जाएगा, अब लिमिट कितनी, लिमिट चेक करने के लिए अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट में अगर अपना लॉस है या फिर 3 लाख तक अपना बुक प्रॉफिट है तो अपन 1.5 लाख या फिर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विचएवर इज हायर ले लेंगे, और जो 3 लाख के ऊपर का अमाउंट है, उसका 60% ऑफ बुक प्रॉफिट ले लेंगे, और ये अपने को दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा, ये आ जाएगा अपना लिमिट। अब लिमिट जो आया और जो बैलेंस फिगर है, जो बैलेंस मतलब जो एक्चुअली पेड किया हमने, लिमिट आया और जो एक्चुअली में पेड किया हमने, विचएवर इज लोअर का अपने को डिडक्शन मिलेगा। मतलब विचएवर इज लोअर मतलब गवर्नमेंट ने लिमिट सेट करके रखी यहाँ पे, अगर ये लिमिट से ज्यादा तूने पेमेंट कर दिया तो वो हो जाएंगे डिसअलाउ, लिमिट से अगर कम पे कर दिया तो वो हो जाएगा अमाउंट। हमको ये लिमिट इंपॉर्टेंट है, ये जो 90% बुक प्रॉफिट 1.5 लाख और 60% बुक प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है। ये लिमिट से अगर ज्यादा दिया तूने तो ये लिमिट ही अलाउ होगा, पर ये लिमिट से कम दिया तूने तो जो कम दिया ना वो अलाउ हो जाएगा एज ए डिडक्शन, वो अलाउ हो जाएगा एज ए डिडक्शन। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे देखो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन देखे रखा है। अब नेट प्रॉफिट निकालेगा, बुक प्रॉफिट मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ पीजीवीपी बिफोर रेम्यूनरेशन। इंटरेस्ट का तो कैलकुलेशन आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो अपने को बुक प्रॉफिट का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, पर रेम्यूनरेशन के केस में अपने को बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताओ,
अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का सेक्शन कौन सा रहा? सेक्शन नंबर 32। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32 में हम अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए अपने को यहाँ पे क्या बोला है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट एज पर द प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी, एज पर द प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी, एज पर द प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी। यहाँ पे एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नहीं बोला है, इनकम टैक्स एक्ट बोलते तो हम पूरा का पूरा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड क्लबिंग सर पूरे प्रोविजन ऐड कर लेते, पूरा प्रोविजन का हम टैक्स निकाल लेते, बट रेम्यूनरेशन वहां पे नहीं लेते, रेम्यूनरेशन वहां पे नहीं लेते। पर यहाँ पे आपने को क्या बोला? एज पर द प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी, एज पर द प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट एज पर पीजीबीपी आ गया नेट प्रॉफिट। उसमें से अब यहाँ पे देखो, अब पीएनएल देखे रखा है, पीएनएल देखे रखा है, अपने को नेट प्रॉफिट आएगा, अपने को एज पर पीजीबीपी अपने को नेट प्रॉफिट लेना है। अब मेरी एक बात समझो, यहाँ पे रेम्यूनरेशन जो है, रेम्यूनरेशन देके रखा है, उनका कैलकुलेट करके रखा है, रेम्यूनरेशन उनको पे कर दिया, ओके, रेम्यूनरेशन पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, ओके, इंटरेस्ट भी पे कर दिया। जो कोई कैपिटल गेन का इनकम होगा तो कैपिटल गेन का इनकम होगा, तो ये भी इनकम यहाँ पे ऐड करके रखा है और ये अपना आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे अपना आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अब अपने को पीजीबीपी इनकम की, पीजीबीपी हेड की इनकम निकालनी, पीजीबीपी हेड की इनकम निकालनी है। अब पीजीबीपी हेड की इनकम और कुछ अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होगा, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन होगा पिछले साल का अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। अपने को पीजीबीपी के हिसाब से इनकम निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, बुक प्रॉफिट निकालना है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो ले लेंगे हम। अब यहाँ पे क्या बोला इन्होंने? रेम्यूनरेशन नहीं लेना, रेम्यूनरेशन नहीं लेना। अब रेम्यूनरेशन नहीं लेना, तो ये जो रेम्यूनरेशन का अमाउंट है, यहाँ पे अपने को रेम्यूनरेशन ऐड करना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन अपने को ऐड करना पड़ेगा। रेम्यूनरेशन ऐड कर दिया, अपने को पीजीबीपी का कैलकुलेशन करना है, पीजीबीपी का बुक प्रॉफिट लेना है। तो ये जो कैपिटल गेन है ये पीजीबीपी में आता है भाई? नहीं ना। तो पीजीबीपी से अपने को कैपिटल गेन जो भी होगा वो अपने को यहाँ पे माइनस कर देना पड़ेगा। कैपिटल गेन का अलग सेक्शन है, कैपिटल गेन का अलग हेड है, तो कैपिटल गेन में उसका कैलकुलेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे किसके कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन? पीजीबीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पीजीबीपी के हिसाब से अपने को बुक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन सेक्शन नंबर 32, सेक्शन नंबर 32 पीजीबीपी के घेर में आता है, क्या मतलब पीजीबीपी कैलकुलेशन करें। सेक्शन नंबर 29 में क्या पढ़ा हमने? सेक्शन नंबर 30 से लेकर सेक्शन नंबर 43 तक अपने को पूरा का पूरा पीजीबीपी आ जाएगा। तो सेक्शन नंबर जो 32 है अपना अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का, वो पीजीबीपी के हेड के जो प्रोविजन है उसमें आ जाएगा। तो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन रहेगा पिछले साल का, तो उसका एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? पीजीबीपी का इनकम निकालना है तो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन का अपने को एडजस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को बुक प्रॉफिट एज पर द प्रोविजन ऑफ द पीजीबीपी निकालना है। समझ में है? तो अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन भी कुछ रहा, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन रहा तो अपने को यहाँ पे माइनस कर देना पड़ेगा। अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन रहेगा कुछ पिछले साल का, तो अपने को वो माइनस कर देना पड़ेगा, अपने को वो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को बुक प्रॉफिट निकालना है, बुक प्रॉफिट निकालना है एज पर द प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी, एज पर द प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी। समझ में आया यहाँ तक? तो देखो बुक प्रॉफिट निकाल लिया आपने, बुक प्रॉफिट निकाल लिया अपने को यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अदर हेड की इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, वो नहीं लिया मैंने, पर इतना डीप में नहीं पूछेंगे अपने को, पर आया तो मैंने आपको बता दिया कि अदर हेड की इनकम रही तो अपने को माइनस करना पड़ेगा। अब पीजीबीपी इनकम लेना पड़ेगा, उसमें से रेम्यूनरेशन अगर डेबिट हुआ होगा तो पीएनएल में डेबिट हुआ होगा तो माइनस कर देगा। पीएनएल में डेबिट ही नहीं हुआ होगा तो उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी नहीं हो चुका है भाई, मतलब उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ है अब तक, तो इसके वजह से हमने पीजीबीपी कैलकुलेट करेंगे। तो अगर डेबिट हुआ होगा तो अपने को ऐड कर देना पड़ेगा और अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन अपने को लेस करना पड़ेगा और अपना आ जाएगा बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट आ गया और बुक प्रॉफिट के हिसाब से अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन के हिसाब से लिमिट निकाल लो। लिमिट तक दिया होगा तो अच्छी बात है, उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लिमिट से ज्यादा दिया होगा तो लिमिट तक ही अपने को यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा रेम्यूनरेशन का। समझ में आया क्या? अरे बोलूं? हाँ यार प्लीज लाइक कर देना वाला वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब चाहिए मेरे को। आप लगेंगे बद्दुआ लगेंगे आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया, अटेम्प्ट लगेंगे आपको, अटेम्प्ट की कसम, लाइक कर दो वीडियो। अब कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं अब रेम्यूनरेशन जो होता है, रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट शुड बी रिलेटेड टू पीरियड, मतलब जो अच्छा ओके। अब बात करते इसकी नोट्स की। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अपने को, ऑथोराइज बाय डीड बोला, ऑथोराइज बाय डीड बोला। अब क्या हुआ, हमने 1 अप्रैल को डेट बना ली, 1 अप्रैल को डेट बना ली, हमारा न्यू ईयर है तो हमने 1 अप्रैल को डेट बना ली। अब डेट में हमने ना रेम्यूनरेशन की जो क्लॉज है, रेम्यूनरेशन की क्लॉज है उसका प्रोविजन डालना, मतलब उसका जो पॉइंट है वो डालना ही रहेगा हम।
वो डालना ही रह गया। और हमको मार्च में 1 मार्च को याद आया, जब हम रेम्यूनरेशन का सोच रहे थे 1 मार्च को याद आया, अरे बाप रे हमने रेम्यूनरेशन का क्लॉज तो हमारे पार्टनरशिप डीड में डाला ही नहीं है, ऑथोराइज नहीं है वो। अब अपन क्या 1 अप्रैल से उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे क्या? तो नहीं, सेक्शन बोलेगा नहीं। अब ऐसा देखा जाए तो फिर हम कितने सालों का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ले लेंगे और अपने डिडक्शन अलाउ कर लेंगे भाई? तो नहीं, सेक्शन क्या बोलता है कि ये जो है अगर आपको मार्च में याद आया ना, तो बस आपको मार्च का ही डिडक्शन मिलेगा, आपको पूरे साल का नहीं मिलेगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अपने को नहीं लेना है, जो भी है वो आगे का सोचो, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सोचना है। तो डीड में अगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा तो ये वो डीड अलाउ होंगी। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करने की कोशिश करें हम, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब पिछले जब से आए उस डीड बनी तब से अपन अगर करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने को अलाउड नहीं होगा, वो अपने को अलाउड नहीं होगा। सेक्शन नंबर 40A कैपिटल A2 नॉट अट्रैक्ट 40A2 रिलेटेड पार्टी का है, तो वो अलाउड नहीं, वो यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा। मतलब जो भी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर इनके रिलेटेड पार्टी हो गए, रिलेटेड पार्टी मतलब स्पेसिफिक पर्सन हो गए, रिलेटेड पार्टी हो गए। अब रिलेटेड पार्टी का जो भी प्रोविजन है वो यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। वो यहाँ पे मतलब रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट के केस में वो एप्लीकेबल मत करो, इसका कैलकुलेशन अलग करो। कुछ अलग रहा मतलब कुछ स्पेसिफाइड पर्सन रहा, कुछ रिलेटिव रहा, तो उसका कैलकुलेशन इधर मत घुसो। अब प्रॉफिट रहा, अब रेम्यूनरेशन तो अलग होता है, मतलब नेट प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन के बाद नेट प्रॉफिट। रेम्यूनरेशन में क्या आता है? सैलरी, बोनस, कमीशन जो आता है, रॉयल्टी आता है, ये अपने रेम्यूनरेशन में आता है। पर रेम्यूनरेशन के बाद अगर कुछ प्रॉफिट बचाऊंगा, रेम्यूनरेशन के बाद कुछ प्रॉफिट बचाऊंगा, और वो पार्ट अब ये जो प्रॉफिट बचाऊंगा मतलब देखो ये P&L है अपना, P&L में अब यहाँ पे रेम्यूनरेशन आज पर कैलकुलेशन कर लिया हमने 40B के हिसाब से, पूरा का पूरा कैलकुलेशन हो गया, पूरा अलग हो गया अपने को। अब उसके बाद भी अपना नेट प्रॉफिट बच जाएगा यहाँ पे, अब ये नेट प्रॉफिट पे पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर देंगे, अब पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया, और उसके बाद जो भी ये प्रॉफिट बच जाएगा ये पार्टनर ले लेंगे, पार्टनर उनके इनकम में ले लेंगे। तो ये प्रॉफिट शेयर्ड इनकम रिसीव्ड बाय पार्टनर इज एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10(2)(a). अब यहाँ पे एग्जाम क्यों किया है? क्योंकि ये जो इनकम है, ये जो प्रॉफिट है, उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया, और ये जो शेयर्ड प्रॉफिट है ये पार्टनर्स को जा रहा है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है वो हम पार्टनर को बांट रहे हैं। तो उसके ऊपर फिर से तो टैक्स ले लेंगे नहीं, उसने उनके लिए भी टैक्सेबल कर दिया, तो डबल टैक्सेशन हो जाएंगे यहाँ पे। तो उसके वजह से पार्टनरशिप फर्म ने इधर यहाँ पे टैक्स पे कर दिया यहाँ पे, तो पार्टनर्स को इसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर अपने को पार्टनर को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पर रेम्यूनरेशन का कैलकुलेशन अपना बराबर होगा, और रेम्यूनरेशन जो होगा वो अपना पीजीबीपी इनकम होगा, पार्टनर के लिए पीजीबीपी इनकम होगा, रेम्यूनरेशन जो होगा पार्टनर के लिए पीजीबीपी इनकम होगा। पर शेयर्ड प्रॉफिट होगा तो वो अपना पीजीबीपी इनकम नहीं होगा, वो एग्जम्प्ट इनकम हो जाएगा। समझा नहीं? ये देखो, रेम्यूनरेशन अलग बात, शेयर्ड प्रॉफिट अलग बात। रेम्यूनरेशन दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, रॉयल्टी दे रहा हूँ, तो ये अलग बात है। पर जो शेयर प्रॉफिट रहा उसमें से हिस्सेदारी मिल रही होगी तो वो अलग बात है। रेम्यूनरेशन जो है वो अपना सेक्शन नंबर 28 में जो चार्जिंग सेक्शन था उसमें ही वो टैक्सेबल हो गया है अपना। पर ये जो शेयर्ड इनकम है, उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर देंगी, तो ये इनकम पार्टनर्स को जा रहा है, उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है, तो इसके ऊपर और फिर से टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पार्टनर को, तो इसकी वजह से इसको एग्जाम्प्ट कर दिया ये इनकम। तो चलो ये इनकम एग्जाम्प्ट हो गया। अब इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय पार्टनर फर्म इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी up to deduction allowed to the firm, अब देखो, अब डिडक्शन अलाउड टू द फर्म देखो, मतलब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे P&L है, रेम्यूनरेशन यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। रेम्यूनरेशन है जो अपने सेक्शन नंबर 40B से ज्यादा हो गया अपना रेम्यूनरेशन, 40B से अपना ज्यादा हो गया, लिमिट से ज्यादा हो गया अपना रेम्यूनरेशन, और नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन है, समझो अपना रेम्यूनरेशन जो था यहाँ पे हमने दे दिया, समझो अमाउंट ले लेते यहाँ पे 12 लाख ले लिया हमने, रेम्यूनरेशन जो है 12 लाख ले लिया, कैलकुलेशन कर ले, मतलब रफ में बता रहा मैं आपको, परसेंटेज नहीं कैलकुलेशन कर रहे, अब एग्जांपल लेते हैं। रेम्यूनरेशन हमने 12 लाख ले लिया, अब कैलकुलेशन किया हमने, सेक्शन नंबर 40B का कैलकुलेशन कर लिया, तो 9 लाख रुपए अपना
रेम्यूनरेशन आ रहा था, जो लिमिट दे के रखी है उसके हिसाब से 9 लाख रुपए अपना पीजीपीवी इनकम आ जाएगा, 9 लाख रुपए अपना डिडक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए अब नेट प्रॉफिट आ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट में अपना ये जो रेम्यूनरेशन ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ये तो अपने को यहाँ पे ऐड बैक कर देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका एडजस्टमेंट कर लिया है। अब यहाँ पे अपने को अलाउड कितना है, तो 9 लाख, तो 9 लाख का ही अपने को डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे, 9 लाख का ही अपने को डिडक्शन मिलेगा यहाँ पे। तो ओके, 9 लाख का डिडक्शन मिल गया, समझो यहाँ पे जो है ये नेट प्रॉफिट ले लेते, समझो 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट ले लेते, 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट ले लेते। 1 लाख रुपए में अपने 12 लाख रुपए ऐड हो गया, 13 लाख, और 13 लाख में से अपना 9 लाख चला गया। अब ये 4 लाख रुपए बच गया, ये 4 लाख रुपए अपना बच गया। अब मेरी एक बात समझो, रेम्यूनरेशन अपना पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगा, पार्टनर रहा तो उसके लिए पीजीबीपी इनकम हो जाएगा, जो भी रेम्यूनरेशन हम बांट रहे हैं उसका पीजीबीपी इनकम हो जाएगा। और शेयर प्रॉफिट रहा तो उसके लिए वो एग्जाम्प्ट इनकम हो जाएगा, अंडर सेक्शन 10 में उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, जितना भी डिडक्शन अलाउ है, और यहाँ पे डिडक्शन कितना है, 9 लाख रुपए, 9 लाख रुपए का डिडक्शन अलाउ है। ये 9 लाख रुपए पार्टनर के हाथ में, 9 लाख रुपए पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी इनकम हो जाएगा, 12 लाख रुपए क्यों नहीं लिया। अब ये 12 लाख में जो 3 लाख रुपए अपना डिसअलाउड है, 3 लाख रुपए जो अपने डिसअलाउड हो गया, ये 3 लाख रुपए डिसअलाउड हो गया, ये अपने पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉफिट है उसमें ऐड कर लिया हमने, पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट में ऐड कर लिया हमने। तो पार्टनरशिप फर्म इसके ऊपर टैक्स पे कर देंगे, और जो 9 लाख रुपए जिसके ऊपर हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया, 9 लाख के ऊपर हमने डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो 9 लाख के ऊपर तो टैक्स हम पे नहीं करेंगे। ये पार्टनर का पीजीबीपी इनकम हो गया, तो पार्टनर इसके ऊपर पीजीबीपी का कैलकुलेशन करेंगे, उसके ऊपर टैक्स पे कर देगा। तो जितना डिडक्शन अपने को अलाउ है, पार्टनरशिप फर्म को जितना डिडक्शन अलाउ है, उतना ही पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी इनकम होगा, पर जो डिसअलाउड हो गया है, वो डिसअलाउड अपने प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, और उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे कर देंगी। तो जितना भी डिडक्शन अपने को अलाउड है, मतलब पार्टनरशिप फर्म को जितना डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, वो पार्टनर के हाथ में वो अपना पीजीबीपी इनकम हो जाएगा, और जितना डिसअलाउ हो जाएगा वो ऑलरेडी प्रॉफिट में ऐड हो रहा है, तो उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म ही टैक्स पे कर देंगे। पार्टनरशिप फर्म ने टैक्स पे कर दिया, और जो भी अपना अमाउंट बचा है, जो शेयर प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर तो हमने टैक्स पे कर दिया। अब शेयर प्रॉफिट जो भी होगा वो पार्टनर के हाथ में हो जाएगा एग्जाम। समझ में आया क्या यहाँ तक? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? थोड़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चन आ गया, तो इसलिए वजह से आज का सेक्शन मतलब लेक्चर थोड़ा सा अपने को डीप में जाना पड़ रहा है। ऊपर का भी टीडीएस वाला इंपॉर्टेंट था, ये पार्टनर वाला भी इंपॉर्टेंट था। तो देखो, ये हो गया आपके नोट्स हो गए ये पूरे के पूरे। अब बात करते हैं इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट के बारे में 2 पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, एक ही इसमें समझा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी एच यू एफ, ए बी सी, ए इंडिविजुअल है, बी इंडिविजुअल है, पर सी एच यू एफ पार्टनर है, अब सी एच यू एफ का कर्ता जो होगा वो सी एच यू एफ के बिहाफ में यहाँ पे सब संभाल रहा होगा। सी एच यू एफ के बिहाफ में जो सी एच यू एफ का कर्ता है वो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहा होगा। अब यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट कर्ता को दे रहे हैं, और जो लोन है वो CHF से लिया है, समझो CHF से लोन लिया है, या फिर CHF को कैपिटल का इंटरेस्ट दे रहे हैं, CHF को लोन दिया है, या फिर लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, या फिर मतलब यहाँ पे देखो ये पार्टनरशिप फर्म है, और इसके अंदर A B CHF 3 पार्टनर है। अब CHF का एक तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में CHF मतलब CHF को C एज अ कर्ता फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, और C एज ए इंडिविजुअल एक अलग पर्सन है, क्योंकि C एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में HF को प्रेजेंट कर रहा है, पर C एज ए इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल है। अब जो पार्टनरशिप फर्म ने
एचयूएफ को कोई भी इंटरेस्ट दिया, एचयूएफ को कोई भी इंटरेस्ट दिया तो वो सी कर्ता को देगी, तो कर्ता को जो इंटरेस्ट मिला है तो क्या वो लिमिट में आना पड़ेगा उसको, हाँ वो 12% के लिमिट में लेना पड़ेगा। पर अगर जो पार्टनर है वो सी को एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट दे रही, तो वहां क्या वो 12% का आ जाएगा क्या इंटरेस्ट? नहीं, 12% किसको है? वो पार्टनर है, जो पार्टनर है उसको लगेगा 12%। तो सी एचयूएफ पार्टनर है, सी एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है क्या? नहीं, सी एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर, है। तो सी एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी को हम पैसा दे रहे हैं तो वो उसके लिए अपने को इंटरेस्ट की लिमिट लगानी पड़ेगी। पर सी एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको पैसा दे रहे हैं, सी एज ए इंडिविजुअल कैपेसिटी में उसको पैसा दे रहे होंगे तो वहां पे अपना 12% का डिडक्शन नहीं देगा। फिर यहाँ पे उसको 1 करोड़ दे दो, 1 करोड़ रुपए दे दो, उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट एज अपने को डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, ना कि एचयूएफ के इंडिविजुअल कैपेसिटी में, ना कि एचयूएफ के रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, क्योंकि वो जो 12 लाख की लिमिट है, 12% की लिमिट है वो पार्टनर को लगेगी। तो पार्टनर क्या, सी इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर है क्या? नहीं, सी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर। तो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सी को कुछ पैसे मिलेंगे तो वहां पे 12% का लिमिट आ जाएगा। तो यहाँ पे वही देके रखा है, देखो। तो इंडिविजुअल है, एनी इंडिविजुअल इज अ पार्टनर इन द फर्म on individual capacity and receiving interest in representative capacity, as a representative capacity, then 40B is not applicable on such interest। मतलब उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में मतलब सी एज अ पार्टनर, मतलब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट सेंटेंस में क्या बोला है, वो सी ए बी सी पार्टनर है और सी को अगर कोई भी इंटरेस्ट दिया हमने तो वो तो 12% के आ जाएगा, 12% में आ जाएगा। पर सी का कोई एचयूएफ है, तो सी के एचयूएफ को दिया हमने कोई भी इंटरेस्ट, तो वहां पे 12% का लिमिट नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में पार्टनर इन अ फर्म ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और उसको रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में उसको पैसा दे रहे होंगे तो अपना 12% का लिमिट नहीं आएगा। अब सेकंड में क्या दिया है, कोई भी इंडिविजुअल है जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में पार्टनर है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब कोई भी किसी भी फर्म को, किसी भी एचएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी फर्म को किसी भी एचएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट दे रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंटरेस्ट दे रहा है, पर तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो इंटरेस्ट दिया उसको 40B एप्लीकेबल नहीं होगा। तो देखो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी देखनी पड़ेगी, कोई रिप्रेजेंट कर रहा है किसी फर्म को, किसी एचयूएफ को, तो एक तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी रहेंगे या फिर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में रहेगा। उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल कैपेसिटी में और लोन भी दिया है उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, मतलब रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में रहा तो उसको कोई भी हमने इंटरेस्ट दिया तो वो अपना अलग हो जाएगा, कितना भी इंटरेस्ट हो। पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया, उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में दिया तो अपना वो 12% का लिमिट लग जाएगा। पर वो पार्टनर में एज ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में थोड़ा उल्टा हो गया। चलो समझ गया होगा आपको, थोड़ा ये एग्जांपल से बताया मैंने आपको, समझ लो, यहाँ से समझ गया होगा। रिप्रेजेंटेटिव रहा तो अपने को देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट किसको दे रहे हैं, हम उसको दे रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको, उसको दे रहे हैं। तो रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको उसको दे रहे होंगे इंटरेस्ट तो 12% का लिमिट लग जाएगा। पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में दे रहे होंगे तो 12% का लिमिट नहीं लग जाएगा। वो एज ए इंडिविजुअल मेंबर है और उसको हम इंटरेस्ट दे रहे होंगे 12% का लिमिट आ जाएगा। पर उसके रिप्रेजेंटेटिव में हम किसको दे रहे हैं तो 12% का लिमिट नहीं आएगा। समझ में आया क्या? अरे बोलो ना, समझ में आया क्या? तो चलो आज का लेक्चर हम यही करते हैं समाप्त। यहाँ पे अपना हो गया, ये पार्टनरशिप का हो गया और अपना हो जाएंगे, ये हो गया अपना इनएडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन नंबर 40 हो गया। और इसके बाद में थोड़ा सा ही बचा अपना सेक्शन नंबर 40 का, कैश पेमेंट का एक बचा है अच्छा, और उसके बाद में ये हो जाएगा फिर। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।